Hi, this is Sejoti Deshwal and I welcome you all again back to our YouTube channel. I hope that you guys are doing really great. आज इस वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस आरटीपी जेन 2026 फॉर सीए इंटर ऑडिट। इस आरटीपी की डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो बहुत ही सिंपल आरटीपी है। एज सच कुछ भी नया क्वेश्चन इसके अंदर मुझे देखने को नहीं मिला। पहले जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वहीं से दोबारा से क्वेश्चन पूछे गए हैं। एमसीक्यूज भी काफ़ी सिंपल हैं। इनफैक्ट केस स्टडी ऐसी है कि आप बिना केस स्टडी को पढ़े ही उन एमसीक्यूज को अटेम्प्ट कर सकते हो। राइट, मैं पूरा ही आरटीपी यहाँ पे डिस्कस करूंगी। एक क्वेश्चन मुझे अपने एंड पे ऐसा लगा जहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन करना पड़ेगा, नॉट बिकॉज क्वेश्चन अपने को समझ में नहीं आ रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, बट जिस तरीके से उसका आंसर फ्रेम किया गया है वो आंसर लिखने में और समझने में आपको इशू हो सकता है। इसके अलावा बाकी सारा आरटीपी काफी सिंपल है, बहुत कम टाइम के अंदर हम इसको खत्म करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन। सबसे पहले वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द एमसीक्यू का पोर्शन। राइट, एमसीक्यू में एज आई टोल्ड यू कि अपने को एक केस स्टडी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आप बिना केस स्टडी पढ़े ही पूरे के पूरे क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो। सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए मुझे थोड़ा सा आपको केस स्टडी पढ़ानी पड़ेगी, अदरवाइज विदाउट स्टडिंग द केस स्टडी यू कैन डेफिनेटली आंसर दीज एमसीक्यूज। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन किसकी बात कर रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन हमने चैप्टर पढ़ा है ना आपका, चैप्टर नंबर 2, वहां से पूछा गया है। इट टॉक्स अबाउट डॉक्यूमेंटेशन। तो चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमने अंडरस्टैंड किया है, चैप्टर 2 ऐसे 300 कि ऑडिटर जो भी स्ट्रेटेजी बनाता है, जो प्लान बनाता है, ठीक है, उसका डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा। एंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट अगर उस स्ट्रेटेजी और उस प्लान के अंदर कोई भी चेंज किया तो उस चेंज को भी अपने को डॉक्यूमेंट करना पड़ता है। तो यहाँ पे ना क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है कि जो भी डायलिमा है जे का, जे कोई यहाँ पे एंगेजमेंट टीम का मेंबर होगा, ठीक है, अपने को ये बताना है कि नीचे देगी स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट सबसे सही है। सो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा डी, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि स्ट्रेटजी और प्लान या प्लान और स्ट्रेटजी के अंदर हमने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट जो भी चेंजेस किए उसको डॉक्यूमेंट करना पड़ता है, और जिन रीजंस की वजह से वो चेंजेस किए गए वो रीजंस भी अपने को डॉक्यूमेंट करने पड़ते हैं। तो पहले क्वेश्चन के आंसर बनेगा डी। या डायरेक्टली हमने इसको ऐसे नंबर 300 के अंदर इसके ऊपर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन है ये ऐसे नंबर 500 से है। तो हम ऐसे नंबर 500 जब पढ़ते हैं वहां पे वी अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। दो तरीके से हम उसका मतलब समझते हैं, सफिशिएंसी का मतलब क्या होता है एंड एप्रोप्रिएटनेस का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन सफिशिएंसी के ऊपर है, ठीक है। सो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपको कह रहा है कि आप मुझे बताओ कि जब आप कोई भी इंगेजमेंट परफॉर्म करते हो तो वहां पे अपने को सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंसेस कब कलेक्ट करने पड़ते हैं। मतलब ये कि मैम अगर मैं ऑडिट परफॉर्म कर रहा हूँ, सो ऑडिट इज अ रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट एज वी हैव स्टडीड इन चैप्टर नंबर 1। तो वहां पे क्या मुझे सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करने पड़ते हैं? यस। बट अगर मैं रिव्यू एंगेजमेंट परफॉर्म करती हूँ तो क्या वहां पे भी मुझे सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंसेस कलेक्ट करने पड़ते हैं? यस। मैं कंप्लीटली इस बात से अग्री करती हूँ कि जब हम रिव्यू एंगेजमेंट परफॉर्म करते हैं तो वहाँ पे प्रैक्टिशनर को, चार्टर्ड अकाउंटेंट को ऑडिट के कंपैरिजन में कम अश्योरेंस देना पड़ता है, जैसे हमने चैप्टर 1 के अंदर पढ़ा था। बट एविडेंसेस तो हम वहाँ पे भी कलेक्ट करेंगे, सफिशिएंट एविडेंसेस कलेक्ट करेंगे। सफिशिएंसी का मतलब क्या हो गया, सो दैट यू कैन गेट दी लिमिटेड अश्योरेंस एज इट इज रिक्वायर्ड इन रिव्यू एंगेजमेंट। तो यहाँ पे क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम किया गया है, अपने को ये बताना है कि जब आप कोई भी एंगेजमेंट परफॉर्म करते हो, कोई मतलब क्या, चाहे आप रिव्यू एंगेजमेंट परफॉर्म कर रहे हो, चाहे आप ऑडिट एंगेजमेंट परफॉर्म कर रहे हो, या कोई और अदर टाइप का आप एश्योरेंस एंगेजमेंट परफॉर्म करते हो, तो क्या वहां पे अपने को सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंसेस कलेक्ट करने पड़ते हैं? और इस क्वेश्चन का आंसर है यस। तो देखो अगर आप यहाँ पे ऑप्शन देखते हो ना, यही सब कुछ लिखा हुआ है। जैसे पहले ऑप्शन के अंदर उसने क्या बोला कि सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंसेस आपको ऑब्टेन करने हैं ओनली इन केस ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट। क्या ऐसा है क्या? नहीं। सो दैट मींस अगर आप रिव्यू एंगेजमेंट भी परफॉर्म करोगे तो वहां पे भी अपने को सफिशिएंट एविडेंसेस लगेंगे। दूसरा ऑप्शन क्या है, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस इज टू बी ऑब्टेन्ड इन ऑडिट एंगेजमेंट। यस, हमें ऑडिट एंगेजमेंट परफॉर्म करते हुए सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं। जब आप रिव्यू एंगेजमेंट परफॉर्म करोगे वहां पे भी आप लिमिटेड प्रोसीजर ही परफॉर्म करते हो, बट एविडेंसेस तो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट होंगे ताकि आप एक लिमिटेड कंक्लूजन के ऊपर पहुंच पाओ। एंड ऑल्सो बेटा जहां पे आप अदर अश्योरेंस एंगेजमेंट परफॉर्म कर रहे हो, जैसे कि आपने एग्जामिनेशन किया प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, वहां पे भी आप सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंसेस कलेक्ट करते हो। वहां पे अपना पर्पस क्या होता है कि जो अजम्पशंस मैनेजमेंट ने लिए वो रीजनेबल है या नहीं। ये सारा कंसेप्ट हम कहाँ पे पढ़ते हैं, चैप्टर 1 के अंदर पढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा बी। अब बाकी सारे ऑप्शन पढ़ लेना, कोई सेंस नहीं बनेगी। आपको केस स्टडी पढ़नी आप पढ़ सकते हो, बट उसको पढ़ के कोई ऐसा नहीं है कि कुछ अलग से अपने को सीखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे ना तो ऑटोमेटिकली उसका आंसर आप दे पाओगे। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन किसके ऊपर है, इट इज फ्रॉम एसे नंबर 320। तो एसे नंबर 320 टॉक्स अबाउट ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू मटीरियलिटी। सो मटीरियलिटी में हमने कंसेप्ट पढ़ा है ना कि अपन जो भी मटीरियलिटी सेट करते हैं, दो टाइप की मटीरियलिटी होती है। वन इज ओवरऑल मटीरियलिटी एंड सेकंड इज परफॉर्मेंस मटीरियलिटी।
सो जो भी मटीरियलिटी ऑडिटर ने सेट करी एट द टाइम ऑफ प्लानिंग उसका डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा, तो ये क्वेश्चन उसी के ऊपर है। एंड जो आपने परफॉर्मेंस मटीरियलिटी सेट करी अपन उसको भी डॉक्यूमेंट करेंगे। परफॉर्मेंस मटीरियलिटी होता क्या है, इसकी डेफिनेशन ऐसे नंबर 320 में हमने अंडरस्टैंड करी थी कि जितना भी ओवरऑल मटीरियलिटी सेट करता है ऑडिटर उससे एक लेवल नीचे आप परफॉर्मेंस मटीरियलिटी सेट करते हो। सो क्वेश्चन देखना, कहता है कि आपको ना नीचे कुछ हमने स्टेटमेंट दी हुई है, ये 4 स्टेटमेंट है, इसमें से अपने को सबसे करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है और ये 320 की स्टेटमेंट है। सबसे पहले क्या मटीरियलिटी 75,000 की, इन्होंने क्वेश्चन के अंदर 75,000 ओवरऑल मटीरियलिटी रखा होगा, क्या इसको डॉक्यूमेंट करना है? यस बिल्कुल करना है, बट मुझे तो मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट चूज करनी है, मतलब ठीक तो ये भी है लेकिन सबसे सही कौन से वो चूज करना है। दूसरा, परफॉर्मेंस मटीरियलिटी विच इज सेट एट मोर देन मटीरियलिटी, ऐसा है क्या? नहीं, परफॉर्मेंस मटीरियलिटी ओवरऑल मटीरियलिटी के नीचे होता है। तो तीसरा ऑप्शन क्या है? परफॉर्मेंस मटीरियलिटी इज सेट एट अ लेवल विच इज लेस देन द मटीरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। सो परफॉर्मेंस मटीरियलिटी मतलब क्या? ओवरऑल मटीरियलिटी के नीचे जो सेट किया है which requires to be documented, yes ये हम डॉक्यूमेंट करेंगे क्या? with a materiality of 75,000 exactly। तो आपने जो भी ओवरऑल मटीरियलिटी सेट किया वो भी अपने को डॉक्यूमेंट करना है, जो परफॉर्मेंस मटीरियलिटी सेट किया वो भी डॉक्यूमेंट करना है। एंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट अगर हमने अपनी इन मटीरियलिटीज के अंदर कोई भी चेंज किया वो भी अपने को डॉक्यूमेंट करना है। अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। एक बार डी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। परफॉर्मेंस मटीरियलिटी फॉर सर्टेन ट्रांजेक्शन विच इज सेट एट अ पार लेवल। पार लेवल मतलब कि इक्वल लेवल, ऐसा होता है क्या? नहीं, आप इसको ओवरऑल मटीरियलिटी के नीचे सेट करते हो, ना उसके ऊपर और ना उसके इक्वल लेवल के ऊपर। तो सिंपल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर बनेगा दैट इज गोइंग टू बी सी। चलेगा? चलो डी जो क्वेश्चन है इसको समझने के लिए, हाँ ये भी अपने को समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी कौन से चैप्टर से बना है? चैप्टर नंबर 1 से बना है। ऑल्दो यहाँ पे क्या डिस्कशन हो रही है, ये नाम को समझने के लिए आपको केस स्टडी रेफर करनी पड़ेगी, बट मैं आपका टाइम सेव करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं बता देती हूँ ये क्वेश्चन किसके ऊपर है। तो जब आप चैप्टर नंबर 1 पढ़ते हो वहां पे हमने 3 पार्टी का रिलेशनशिप पढ़ा है कि जब भी आप कोई एंगेजमेंट परफॉर्म करोगे, लेट्स से आप ऑडिट एंगेजमेंट परफॉर्म करते हो तो वहां पे 3 पार्टी होती है। 3 पार्टी कौन सी होती है? तो होता है प्रैक्टिशनर, एक होता है इंटेंडेड यूजर, राइट, और एक होता है आपका क्लाइंट, राइट। क्लाइंट क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल पार्टी। तो इसी केस स्टडी में अपने को वो 3 लोग ढूंढने हैं कि इंटेंडेड यूजर कौन है। जैसे ऑडिट के केस में इंटेंडेड यूजर कौन होंगे? जो ऑडिटर की रिपोर्ट को यूज करेंगे अपने डिसीजंस लेने के लिए। प्रैक्टिशनर कौन होगा? ऑडिटर होगा। रिस्पॉन्सिबल पार्टी कौन होगी? रिस्पॉन्सिबल पार्टी होगी द वन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसको आप कहते हो मैनेजमेंट, राइट। तो इस क्वेश्चन के अंदर इस केस स्टडी को पढ़ के अपने को वो 3 लोग समझने कि वो 3 लोग कौन है। और इस क्वेश्चन का आंसर इफ आई रिमेंबर करेक्टली, जो थोड़ा बहुत मैंने केस स्टडी पढ़ा है, ये बनता है डी, क्योंकि अनुज एंड एसोसिएट मैनेजिंग पार्टनर ऑफ बड़ी एंटरप्राइज एंड इंटेंडेड यूजर। तो उसने क्या बोला है, आप मुझे बताओ कि इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन, इसने नाम दिए हुए हैं तीन पार्टीज के, और इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन 3 पार्टी के रिलेशनशिप को बेस्ट डिस्क्राइब करता है। तो ये वाला इसका आंसर डी पता क्यों बनेगा? क्योंकि जो अनुज एंड एसोसिएट है ये सीए हो गया बेटा, तो ये पहली पार्टी होगी जिसको तुम कहते हो प्रैक्टिशनर। और मैनेजमेंट या पार्टनर्स ऑफ बड़ी एंटरप्राइज, तो बड़ी एंटरप्राइज क्या हो गया आपका? क्लाइंट। और ये मैनेजमेंट क्या हो गया बेटा? इसका रिस्पॉन्सिबल पार्टी हो गया। और इंटेंडेड यूजर कौन हो गए? जो अल्टीमेटली आपके फाइनेंशियल्स को यूज करने वाले, ऑडिटर की रिपोर्ट को यूज करने वाले हैं। दैट इज द राइट वर्ड, राइट। सो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा डी। आप इसको पढ़ोगे तो ये बिल्कुल अपने को समझ में आ जाएगा अगर अपने को कंसेप्ट आता है तो। ओके, ये जो अगला क्वेश्चन है ना, इसको समझने के लिए आई हैव टू टेक यू टू दी केस स्टडी। ये क्वेश्चन किसके ऊपर है? ये बैंक ऑडिट के ऊपर है। और अगर आप इसका, हाँ, अगर आप यहाँ पे आएंगे एंड इफ यू विल रीड द लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस केस स्टडी, यहाँ से अपने को समझ में आ जाएगा। तो ये क्या कह रहा है कि आपको जब सैंक्शन लेटर आप पढ़ रहे थे, सो बेसिकली आप सैंक्शन लेटर पढ़ रहे होगे। अच्छा, सैंक्शन लेटर कब होता है? अगर फॉर एग्जांपल एक बैंक है, बैंक ने किसी को लोन दिया है, वो लोन को सैंक्शन करने के लिए जहाँ पे आप टर्म्स अग्री करते हो कि किन टर्म्स के ऊपर ये लोन दिया गया है, उसको आप कहते हो सैंक्शन लेटर। तो यहाँ पे जो कंसेप्ट है ना, किस टाइप की क्रेडिट फैसिलिटी की डिस्कशन हो रही है? सीसी की। सीसी मतलब कैश क्रेडिट वर्किंग कैपिटल लिमिट, एज वी डिस्कस्ड इन चैप्टर नंबर 10 ऑफ योर सिलेबस, राइट। तो वहां पे क्या है, यहाँ पे इस पार्टनरशिप फर्म ने किसी बैंक से लोन लिया है। तो यहाँ पे जिस क्लाइंट का तुम काम कर रहे हो वो क्या है? पार्टनरशिप फर्म है। और उस पार्टनरशिप फर्म ने सीडीबी बैंक से लोन लिया हुआ था, और क्योंकि उसने सीसी लिमिट लिया हुआ है, कैश क्रेडिट लिया हुआ है, तो ये हमने डिस्कस किया था कि अपने को स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट करनी पड़ती है क्वार्टरली बेसिस पे, जहां से भी जिस भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है। क्वार्टर ये एंड हो रहा है 31 दिसंबर 2024 का।
स्टॉक डिक्लेयर कितना किया है फर्म ने टू द बैंकर्स, मतलब आपका क्लाइंट जो स्टॉक स्टेटमेंट बैंक के पास सबमिट कर रहा है वहां पे उसको अपनी डिटेल देनी पड़ती है कि मेरे पास कितना स्टॉक है, तो वो कितना डिटेल दे रहा है 10 लाख रुपए का, और ये जो आपको सीसी लिमिट मिली है उसके अगेंस्ट स्टॉक के अगेंस्ट मार्जिन कितना है 20% का। मैंने आपको डीपी कॉम्पिटिशन का फॉर्मूला करवाया हुआ है, यहाँ पे डेटर्स की डिस्कशन नहीं हो रही है, यहाँ पे खाली जो डिस्कशन हो रही है दैट इज स्टॉक। तो अपन डीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं, जितना भी स्टॉक है उसमें से मार्जिन माइनस कर देते हैं, तो जितना भी बचता है दैट इज आवर डीपी, राइट। तो अगर मैं 10 लाख के स्टॉक में से 20% का मार्जिन निकाल दूं तो मेरे को ड्रॉइंग पावर कितनी निकल के आएगी, 8 लाख निकल के आएगी, राइट। तो अपने को ये बताना है कि जो भी ड्रॉइंग पावर को लेकर इन्होंने नीचे 4 स्टेटमेंट दी हुई है, इनमें से सबसे करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। तो जहां पे भी ड्रॉइंग पावर 10 और 12 लिखा हुआ है वो तो ऑप्शन ही गलत हो जाएंगे, क्योंकि अगर आपका 10 लाख का सैंक्शन अमाउंट है, राइट, उसमें से अपने को 10 लाख का जो स्टॉक का वैल्यू है उसमें से अगर हम अपना मार्जिन माइनस कर देंगे तो 8 लाख बचेगा, राइट। और 8 लाख हमारा ड्रॉइंग पावर है, और फर्म कितना विड्रॉ कर सकती है 10 लाख तक का, या जितना अपने को ड्रॉइंग पावर मिला है। एक डिटेल में हमने इसको डिस्कस किया हुआ था कि ड्रॉइंग पावर का मतलब ही यही होता है कि कितना आप यूज कर सकते हो। सो राइट आंसर क्या बनेगा कि डीपी अगर 8 लाख है तो फर्म भी कितना यूज कर सकती है फंड को, 8 लाख तक ही। सो देयरफॉर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी। इसके बाद इंडिविजुअल एमसीक्यू है, अगेन बहुत सिंपल एमसीक्यू है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एक कंपनी है पैक प्राइवेट लिमिटेड, आप उसका ऑडिट कर रहे हो, कंपनी पिकल वगैरह बनाती है, ठीक है, एंड आपने क्या नोटिस किया कि कंपनी ना कुछ एक्सपेंशन कर रही है नॉर्थ इंडिया स्टेट्स के अंदर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2024-25, ठीक है, बढ़िया बात है, बट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम रिमेन्स द सेम। सो मतलब आप डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हो, आप अपने ऑपरेशंस को बढ़ा रहे हो, बट कंट्रोल आप नहीं बढ़ा रहे हो। सो मतलब जैसे जैसे आपके ऑपरेशंस बढ़ने चाहिए वैसे वैसे आपकी कंट्रोल्स भी तो बढ़नी चाहिए, है ना, बट आप ऐसा नहीं कर रहे हो। टू हैंडल द इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ द ट्रांजेक्शन एंड कॉन्सिक्वेंटली, इसकी वजह से ऑडिटर कंक्लूड कर रहा है कि देयर इज अ रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। और वो रिस्क क्या है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर होने वाली गलतियों को रोका नहीं जा पाएगा। दैट मीन्स ये कंट्रोल इतने अच्छे नहीं हैं दैट जो गलतियां फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर होंगी दैट वुड बी प्रिवेंटेड, डिटेक्टेड एंड करेक्टेड। सो मतलब ऑडिटर को ऐसा लगता है कि कंट्रोल अच्छे नहीं है, तो इसमें से अपने को बताना है कि क्या ये डिटेक्शन रिस्क है, कंट्रोल रिस्क है, इनहेरेंट रिस्क है या ऑडिट रिस्क है। इससे सिंपल कंसेप्ट ही क्या होगा आप मुझे बताओ, दिस इज अ कंट्रोल रिस्क। सो कंट्रोल रिस्क इज अ रिस्क कि कंट्रोल है तो सही बट वो कंट्रोल इतने अच्छे नहीं हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर होने वाली गलतियों को प्रिवेंट किया जा सके, करेक्ट किया जा सके, डिटेक्ट किया जा सके। इसको डिटेल के अंदर हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था, ठीक है। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 7, अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये क्वेश्चन किसके ऊपर है बेटा, इट टॉक्स अबाउट ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू सब्सिक्वेंट इवेंट अंडर एसे नंबर 516। सो सब्सिक्वेंट इवेंट होते क्या हैं, 3 तरीके से हमने इसको अंडरस्टैंड किया था। सबसे पहला एक इवेंट था और 2 फैक्ट्स थे, राइट। अच्छा, जो पहला डेफिनेशन था सब्सिक्वेंट इवेंट का, मतलब वो इवेंट विच आर अकरिंग आफ्टर द डेट ऑफ बैलेंस शीट बट बिफोर द ऑडिटर्स रिपोर्ट, राइट, उसके ऊपर ये क्वेश्चन है। सो मान लेते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ दोबारा से, अगर आपको रिकॉल नहीं हो रहा है। मान लेते हैं जिस फाइनेंशियल ईयर की आप ऑडिट कर रहे हो वो फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 है। सो इसका मतलब आपका कट ऑफ डेट क्या हो गया, 31 मार्च 2025। इसके बाद ऑडिटर अपनी रिपोर्ट बना रहा होगा, राइट। लेट्स जस्ट अज्यूम आपने रिपोर्ट बनाई है 8 मई 2025 को, ये आपका ऑडिटर्स रिपोर्ट डेट है बेटा। इसके बाद कोई इवेंट अकर हो जाए तो हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, बट उसकी एक्सेप्शन हमने पढ़ी थी। बट 31 मार्च 2025 इसके बाद बट रिपोर्ट डेट तक अगर कोई भी इवेंट अकर होता है उसको हमने सब्सिक्वेंट इवेंट बोला था। और ऐसे नंबर 516 ने क्या बोला कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ऑडिटर को सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करते हैं कि अगर ये इवेंट एडजस्टिंग इवेंट है तो क्या मैनेजमेंट ने इसका एडजस्टमेंट किया, और अगर ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है तो क्या मैनेजमेंट ने इसका डिस्क्लोजर दिया। आई वुड लाइक टू बिलीव कि मैं आपको कंसेप्ट बता रही हूँ, रिकॉल करा रही हूँ, बट अपने को ये याद होगा। सो क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है विद रिस्पेक्ट टू दीज इवेंट ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। देखो यहाँ पे उसने डेट देकर ही समझाया, जैसे कि कहता आप ऑडिट कर रहे थे एक कंपनी का जिसका नाम क्या है XYZ लिमिटेड, ओके, एंड आप ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हो टू कलेक्ट द सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस, राइट। अच्छा, तो ये क्या कह रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी का ऑडिट हो गया बेटा बाय 20 जुलाई 2025, राइट। साइनिंग हो रही है ऑडिटर रिपोर्ट की 16 सितंबर को। ऑडिटर बिकेम अवेयर ऑफ अ फायर इंसिडेंट एट द कंपनी यार्न फैक्ट्री ऑन 10 अगस्त। सो मतलब आपका समझो इसने क्या बोला है, एक मिनट, लेट मी जस्ट रीड इट अगेन बिकॉज डेट में कंफ्यूजन हो रही है। आपने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करे एविडेंसेस कलेक्ट करने के लिए कवरिंग ईच एंड एवरी एरिया इंपैक्टेड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा ठीक है, सो मतलब अपना ऑडिट कंप्लीट हो गया, दिस इज राइट एज आई टोल्ड यू। 20 जुलाई तक अपने को एविडेंसेस मिल गए हैं, बट अपना जो रिपोर्ट बन रहा है 16 सितंबर को बन रहा है,
और अगस्त में सितंबर से पहले, मतलब रिपोर्ट डेट से पहले बट बैलेंस शीट डेट के बाद ऑडिटर को क्या पता लगता है कि फैक्ट्री में आग लगी है जिसकी वजह से इन्वेंट्री डैमेज हो गया है। सो यस, ये वही इवेंट है जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया, सब्सिक्वेंट इवेंट, सिचुएशन 1 के नाम से हमने इसको पढ़ा था। सो विद रिस्पेक्ट टू दीज इवेंट ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। और मैं आपको बताऊं, जब आप इन पॉइंट्स को पढ़ोगे ना, एज आई टोल्ड यू राइट नाउ, अपने को समझ में आ जाएगा। जैसे कि पहले पॉइंट में क्या कह रहा है कि ऑडिटर को ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने ताकि उसको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंसेस मिल जाए कि जितना भी सब्सिक्वेंट इवेंट है मैनेजमेंट ने उसका डिस्क्लोजर दे दिया है या उसका एडजस्टमेंट कर दिया, ऐसा केस में भी। क्या ये स्टेटमेंट सही है? यस, ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा, अगर सब्सिक्वेंट इवेंट विच रिक्वायरिंग एडजस्टमेंट और डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन आइडेंटिफाइड। सो मतलब अगर ऑडिटर को पता लग जाता है कि यस कोई ऐसा इवेंट है जिसका एडजस्टमेंट होना चाहिए, जिसका डिस्क्लोजर जाना चाहिए, तो ऑडिटर को ये देखना कि इसका एडजस्टमेंट डिस्क्लोजर फाइनेंशियल्स के अंदर हुआ या नहीं हुआ। तो मतलब पहले पॉइंट के अंदर हमें इवेंट्स को आइडेंटिफाई करना है और अगर फिर आपको आइडेंटिफाई हो गया तो मैनेजमेंट ने ट्रीटमेंट उसका कैसे किया फाइनेंशियल्स के अंदर वो देखना है। ये सेम ही प्रोसीजर जब आप ऐसे नंबर 560 पढ़ते हो वहां पे लिखे हुए हैं। तीसरा, आप मैनेजमेंट से एक WR भी ले लेते हो क्योंकि अपने को सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं। तो 560 ने क्या बोला कि आप एक WR भी ले लो मैनेजमेंट से, रिटन रिप्रेजेंटेशन, जहां पे वो आपको लिख के दे देगी कि जितना भी सब्सिक्वेंट इवेंट जिनका एडजस्टमेंट होना चाहिए था, जिनका डिस्क्लोजर जाना चाहिए था, उसने एडजस्टमेंट कर दिया और डिस्क्लोजर दे दिया है। ये तीनों ही पॉइंट हमें कहां पे देखने को मिलते हैं? ऐसे नंबर 560 के अंदर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है कि कौन से काम ऑडिटर को करने पड़ते हैं विद रिस्पेक्ट टू दी सब्सिक्वेंट इवेंट? ये तीनों काम करने पड़ते हैं। देयरफॉर इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनता है? 7th का डी। ठीक है। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 8 की बात करूं, ये क्वेश्चन असर्शन के ऊपर है, चैप्टर नंबर 5 हमने क्लास के अंदर पढ़ा है उसके ऊपर। क्वेश्चन कहता है कि आप ऑडिट कर रहे थे किसी कंपनी का जिसका नाम है संध्या लिमिटेड, टर्नओवर कितना है? 200 करोड़ रुपए का, और इसने बैंक से लोन लिया हुआ है। लेट्स सी इसका रेलिवेंस क्या है। ऑडिट टीम इज डिटरमिनिंग दैट अकाउंटिंग पॉलिसी एंड मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डेट आर एप्रोप्रिएट। तो आप क्या कह रहे हो कि आप ये चेक कर रहे थे कि कंपनी ने जिस तरीके से जो अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो करी है, ये डेट जो आपने लिया है, लोन जो आपने लिया है, उसको रिकॉर्ड करने के लिए वो एप्रोप्रिएट है और कंसिस्टेंटली आप अपने अकाउंटिंग पॉलिसी को फॉलो कर रहे हो। ठीक है, बढ़िया बात है। इसके साथ साथ ऑल्सो आप वेरीफाई कर रहे हो लोन बैलेंस, मतलब आप अमाउंट का वेरिफिकेशन कर रहे हो। कैसे? सैंक्शन लेटर, अगर आपने कहीं से लोन लिया, अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया, तो अगर आपने किसी बैंक से लोन लिया तो बैंक के साथ सैंक्शन लेटर अग्री किया गया होगा, सैंक्शन लेटर बना होगा जहाँ पे टर्म्स लिखे होंगे। टर्म्स बोले तो कि कितना इंटरेस्ट लगेगा, कितना EMI का अमाउंट होगा, कब अपने को इंटरेस्ट पे करना है, कब अपने का कितना अपना EMI ड्यू होगा, वो सारी चीज़ें कहाँ पे लिखी होती हैं? वो सारी चीज़ें सैंक्शन लेटर के अंदर लिखी होती है। तो आपको ये बताना है कि इसमें से टीम कौन सी असर्शन के ऊपर कंफर्ट लेने की कोशिश कर रही है? वैल्यूएशन। बिकॉज आप, ये हमने प्रोसीजर पढ़ा हुआ है, अगर आप जाओगे ना, जो बोरोइंग्स वाला कंसेप्ट हमने पढ़ा था और वहाँ पे वैल्यूएशन के पॉइंट पढ़े थे, ये प्रोसीजर हमने स्पेशली वहाँ पे पढ़ा हुआ है कि आप सैंक्शन लेटर से रेफरेंस लेकर सैंक्शन लेटर को देखकर टर्म्स अंडरस्टैंड कर लो, क्योंकि वहाँ से वैल्यू कैसे अफेक्ट होगी। अगर फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट कुछ और लगना है, राइट, बैंक के साथ आपने इंटरेस्ट कितना अग्री किया था कि 10% लगना चाहिए, बट आप इंटरेस्ट कुछ और चार्ज कर रहे हो, तो लोन जितना आउटस्टैंडिंग लोन आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाई देगा उसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। देयरफॉर यहाँ पे व्हाट engagement team is trying to do by making a reference to engagement letter, they are trying to take the comfort over the valuation। वो evidences किसके ऊपर कलेक्ट करिए? वैल्यूएशन के ऊपर। ठीक है, सो ये अपना केस, जितना भी MCQ और केस स्टडी का डिस्कशन है वो बनता है। इसके बाद जो अगला डिस्कशन शुरू होगा दैट इज रिलेटेड टू डिस्क्रिप्टिव पोर्शन। ठीक है, मैं साथ साथ में आपको आंसर रिकंसाइल कराती रहूंगी, बट क्योंकि मेरा पर्पस यहाँ पे ये नहीं कि अपने को पूरा डिटेल में जाके एक एक पॉइंट पे पढ़ा पाऊंगी। मेरा पर्पस क्या है कि मुझे आपको RTP से गो थ्रू कराना है, तो आपको वो कंसेप्ट आता है तो इट विल बी इजी फॉर यू टू रिकंसाइल इट फ्रॉम योर कंसेप्ट बुक, राइट। तो अपना फोकस मेन क्वेश्चंस के ऊपर है कि कोई नया क्वेश्चन है तो डिटेल में आंसर पढ़ना, बाकी सब ऊपर से ही चलेगा। ऊपर से इन द सेंस कि मैं आपको पॉइंटर्स बता दूंगी कि ये पॉइंट्स बनेंगे और ये अपने को वैसे भी रिकंसाइल हो जाएगा जब आपने अपना कंसेप्ट बुक पढ़ा होगा, वहां से आपने कंसेप्ट लर्न करे होंगे, आप इजिली उसको रिकंसाइल कर पाओगे। तो इससे क्या होगा? अपना टाइम बचेगा, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, क्वेश्चन मुझे बताना है। क्वेश्चन कुछ नहीं है, देखो क्वेश्चन किसके ऊपर है? द क्वेश्चन इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 दैट टॉक्स अबाउट ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसे 200 क्या है ऑडिटर की ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी? ऐसे 200 ने उसको कैसे डिफाइन किया था कि अपने को रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना है ना। तो देखो क्वेश्चन कैसे पूछा गया है। कहता है एक CA फर्म है जिसका नाम है मिकी एंड एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। ये ऑडिट कर रहे थे एस्टाइल लिमिटेड की। क्या काम करती है? टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ठीक है, कौन से फाइनेंशियल ईयर का? 2024-2025 का। मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी डिस्कस्ड विद न्यूली अपॉइंटेड ऑडिटर्स। सो मैनेजमेंट कंपनी का अपने इन ऑडिटर से कुछ डिस्कशन कर रही है कि देखो कंपनी को ना लॉसेस हो रहे पिछले कुछ सालों से, एंड डायरेक्टर्स को ये भी लगता है दे आर सस्पेक्टिंग दैट अकाउंट्स आर नॉट एप्रोप्रिएटली मेंटेन्ड,
कि हमें ऐसा भी लगता है कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट हम मेंटेन कर रहे हैं वो अच्छे से मेंटेन नहीं कर रहे हैं और कुछ तो गलतियां इसके अंदर हो सकती है। इसी वजह से इस सिचुएशन के अंदर कंपनी की मैनेजमेंट किसको रिक्वेस्ट कर रही है? ऑडिटर को। देखो ये स्टेटमेंट के ऊपर फोकस करो, क्या रिक्वेस्ट कर रही है कि आप मुझे एब्सोल्यूट एश्योरेंस दे दो, कंप्लीट एश्योरेंस मतलब 100% एश्योरेंस दे दो, गारंटी प्रोवाइड करा दो। क्वेश्चन आपसे पूछता है कि क्या ऐसी कोई एश्योरेंस दे सकता है ऑडिटर या नहीं। डिस्कस करना है आपको विद रेफरेंस टू ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिट। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑडिटर का ऑडिट का कहां पे डिफाइंड है? एसए नंबर 200 के अंदर डिफाइंड है। एक बार इंस्टीट्यूट का आंसर अगर मैं आपको रिकंसाइल कराऊं तो देखो सबसे पहले उसने रेफरेंस किसका दिया है? एसए नंबर 200 का दिया है, नंबर लिखा है, स्टैंडर्ड का नाम लिखा है और उसके अंदर जो दो ऑब्जेक्टिव हमने पढ़े थे उसके ऊपर इसने फोकस किया है। क्या कि ऑडिटर का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है रीजनेबल एश्योरेंस देना वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू एरर और फ्रॉड, राइट। तो ये अपने को लिख दिया। फिर उसके बाद वो बता रहा है कि रीजनेबल एश्योरेंस और एब्सोल्यूट एश्योरेंस के अंदर डिफरेंस क्या है। ये भी हमने क्लास में डिस्कस किया है कि रीजनेबल एश्योरेंस डिफरेंट होती है एब्सोल्यूट एश्योरेंस से। ये डिफरेंस क्यों यहाँ पे डिस्कस कर रहा है? क्योंकि उसके क्वेश्चन में ये लिखा गया है कि मैनेजमेंट उसको कह रही है कि आप मुझे एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड कराओ। तो आंसर में अपने को समझाना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है, रीजनेबल एश्योरेंस अलग है और एब्सोल्यूट एश्योरेंस अलग है। एब्सोल्यूट एश्योरेंस का मतलब क्या है? कंप्लीट एश्योरेंस देना, गारंटी देना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कोई गलतियां नहीं है। जबकि रीजनेबल एश्योरेंस कोई कंप्लीट गारंटी नहीं है। बट क्या है रीजनेबल एश्योरेंस? ये भी हमने क्लास में डिस्कस किया। इट इज अ हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस। लेकिन क्या ये कंप्लीट एश्योरेंस है? नहीं। तो जब आप ऑडिट करते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिटर, तो वो प्रोफेशनल कंपिटेंस अपनी स्किल को यूज करता है, स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ऑडिट परफॉर्म करता है, ऑडिट प्रोसीजर स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अप्लाई करता है और एविडेंसेस कलेक्ट करता है और उनका इवैल्यूएशन करता है। तो क्या ये ऑडिट फ्लो की बात कर रहा है? ऐसे 500 में हमने जो अंडरस्टैंड किया था कि अपने को सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करते हैं रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करने के लिए, और इसी की बेसिस पे आप कंक्लूजन ड्रॉ करते हो, अपना ओपिनियन फॉर्म करते हो। यहां से अपने को क्या मिलता है? हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस मिलता है। बट क्या ये एक एब्सोल्यूट एश्योरेंस होता है? नहीं। फिर कहता है कि मिस स्टेटमेंट फाइनेंशियल्स के अंदर, अभी अपने को मतलब समझा रहा है कि मिस स्टेटमेंट दो टाइप की हो सकती है, फ्रॉड और एरर, राइट। अच्छा क्यों समझा रहा है? मतलब क्योंकि जब मैंने आपको चैप्टर 1 कराया बेसिक्स के अंदर ही हमने ये डिस्कस कर लिया था कि ऑडिट इज नॉट अ फ्रॉड डिटेक्शन एक्टिविटी। ऑडिट करते हुए अपना फोकस फ्रॉड के ऊपर नहीं होता है, मतलब हम उतना काम करते ही नहीं जितना काम हम स्पेसिफिकली उस सिचुएशन में करते अगर हम ऑडिट के अंदर फ्रॉड ढूंढने के लिए जा रहे होते। वो तो अपना हम जब ऑडिट परफॉर्म कर रहे हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट अगर कोई सस्पिशन अराइज होता है तो फिर ऑडिटर अपना काम करता है एज पर एसए नंबर 240 जो आपके सिलेबस में नहीं है। बट ऑडिट क्या स्पेसिफिकली फ्रॉड को डिटेक्ट करने की एक्टिविटी नहीं। इसी वजह से इसने ये पॉइंट टेकअप किया है यहाँ पे कि कहता है देखो मिस स्टेटमेंट फाइनेंशियल्स के अंदर फ्रॉड की वजह से हो सकती है, एरर की वजह से हो सकती है। ऑडिटर को तो रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना है, राइट। ही हैज टू सी द इफेक्ट ऑफ मिस स्टेटमेंट एज अ होल, और उसको जो भी गलतियां उसको मिलेंगी उसको देखना कि इसका इफेक्ट पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर क्या पड़ रहा है। रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना, फिर से वही बात कह रहे हैं दोबारा से कि रीजनेबल एश्योरेंस किस चीज को लेकर, वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट और नॉट। इससे होता क्या बेटा? इससे ऑडिटर को एक बेस मिलता है अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करने का। ऑडिटर इज एबल टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन, किस चीज को लेकर? वही कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाई है इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। क्या इसको दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं ऑडिटर को यह पता लगता है कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट। एंड दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या बोला था इसी नंबर 200 ने कि जब आपको एश्योरेंस मिल जाएगी तो जो भी रिपोर्ट है उसको आपको राइटिंग के अंदर बनाना है और अपने ओपिनियन को वहां पे एक्सप्रेस कर देना है। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ऑडिट एंगेजमेंट एक रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट है, इट इज नॉट एन एब्सोल्यूट एश्योरेंस एंगेजमेंट। अब येस आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि जिस तरीके से आंसर का प्रेजेंटेशन है वो डायरेक्टली इतना डीप में हम चीजें चैप्टर के अंदर नहीं हमने पढ़ी है। आरटीपी में यही रहता है कि सेम ही कंसेप्ट से अलग तरीके से आंसर फ्रेम हो सकते हैं। तो इसको आप एग्जाम में कैसे आप लिखोगे, अपने को पॉइंटर्स ध्यान में रखने हैं कि दो ऑब्जेक्टिव ऐसे नंबर 200 के मेरे आंसर के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए जो आपने ऐसे 200 में पढ़े हैं। फिर हमें रीजनेबल एश्योरेंस और एब्सोल्यूट एश्योरेंस में डिफरेंस क्या है ये समझाना है, मिस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, और मिस स्टेटमेंट में हम स्पेसिफिकली फ्रॉड को लेकर कंसर्न नहीं है ये अपने को बताना है। और लास्ट में आप कंक्लूड कर दोगे कि ऑन द बेसिस ऑफ द अबव डिस्कशन वी कैन कंक्लूड दैट yes audit is a reasonable assurance engagement, it is not an absolute assurance engagement. So this is how you are going to write the answer. So मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि मेरे को पॉइंटर्स ध्यान में रखने पड़ेंगे। yes पॉइंटर अपने को ध्यान में रखने पड़ेंगे, दिस इज मस्ट। अच्छा दूसरे क्वेश्चन की तरफ अगर मैं आऊं तो क्वेश्चन किसके ऊपर है? इट इज रिलेटिंग टू प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज, ऐसे नंबर 300। चलो एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक सीए फॉर्म है जिसका नाम है मीका एसोसिएट्स और इनको अपॉइंट किया जा रहा है फॉर डूइंग द स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ बी लिमिटेड। पहली बार इनकी अपॉइंटमेंट हुई है 2024-25 के लिए।
ऑडिट इन्होंने अभी तक शुरू नहीं की थी और एंगेजमेंट पार्टनर कंसीडर कर रहा है इंटीग्रिटी ऑफ डायरेक्टर्स, तो मतलब ऑनेस्टी देख रहा है, डायरेक्टर्स बोले तो मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी को कंसीडर कर रहा है, देख रहा है कि क्या हम कंप्लाई कर पाएंगे एथिकल रिक्वायरमेंट के साथ इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस। एंगेजमेंट लेटर भी भेज रहा है टू अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग। आप मुझे बताओ कि ये कौन सी स्टेज है प्लानिंग प्रोसेस की। देखो अगर ऐसे पॉइंट आप देखोगे तो अपने दिमाग में अभी तक तो ऐसा भी चल सकता है ना कि ये SQC 1 का क्वेश्चन तो नहीं है ना, बिकॉज यही सारी चीजें जब आपके पास कोई क्लाइंट आता है उसको एक्सेप्टेंस देने से पहले आप क्या कंसिडर करते हो, क्लाइंट का इंटीग्रिटी कंसिडर करते हो कि क्या आप कंप्लाई कर पाओगे एथिकल रिक्वायरमेंट्स के साथ या नहीं, ये आप कंसिडर करते हो, राइट। तो ये सारी चीजें तो हमने SQC 1 के अंदर भी देखी थी, बट ये कह रहा है जब आप प्लानिंग कर रहे हो उस टाइम पे भी तो आप प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करते हो ना, तो ये कौन सा स्टेज है प्लानिंग का ये आपसे पूछ रहे हैं। मैंने आपको बता दिया दिस इज द इनिशियल स्टेज, जिसको हमने क्या बोला था, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज, राइट। और प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज में हमने उसको कैसे याद किया था कि 2 एक्टिविटी ऐसे नंबर 220 की और 1 एक्टिविटी ऐसे नंबर 210 की, और ये 2 एक्टिविटी ऐसे नंबर 220 की कौन सी है, यही वाली कि सबसे पहले क्लाइंट का इंटीग्रिटी अपने को चेक करना है, इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट के साथ आप कंप्लाई कर पाओगे, एथिकल रिक्वायरमेंट्स के साथ आप कंप्लाई कर पाओगे वो अपने को चेक करना है, और 1 एक्टिविटी ऐसे नंबर 210 की क्या कि हमारे और क्लाइंट के बीच में कॉमन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। तो यहाँ पे जब तुम प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज पढ़ते हो यही 3 पॉइंट लिखे हुए देखो। सबसे पहले ऑडिटर को क्या कंसीडर करना पड़ता है बेटा, ऑडिटर को कंसीडर करना पड़ता है कि रिलेशनशिप विद द क्लाइंट शुड बी कंटिन्यूड, कि क्या वो क्लाइंट के साथ अपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर पा रहा है। यहाँ पे एक्सेप्टेंस की बात क्यों नहीं आ रही, क्योंकि एक्सेप्टेंस तो आप दे चुके हो ना पहले, उसके बाद तो आपने प्लानिंग करना शुरू किया, और जब आप प्लानिंग कर रहे हो तो भी आप कंसिडर करते हो क्लाइंट का इंटीग्रिटी। तो आप यहाँ पे क्या कंसिडर करते हो कि क्लाइंट के साथ मैं अपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर पाऊंगा, एथिकल रिक्वायरमेंट के साथ कंप्लाई कर पाऊंगा इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस, और इसमें क्या चीजें आती हैं वो प्रोसीजर परफॉर्म करना विच इज रिलेटेड टू क्लाइंट कॉन्टिन्यूएंस, विच आर रिलेटेड टू कंटिन्यूइंग द रिलेशनशिप विद क्लाइंट। सो ये आपने को क्या इंश्योर करना है कि we have to ensure कि appropriate procedure regarding acceptance and continuance of client relationship have been followed। तो हमें चेक करना है प्लानिंग के टाइम पे भी जब क्लाइंट को एक्सेप्टेंस दिया तो उसका इंटीग्रिटी वगैरह चेक किया क्या नहीं। सो दैट मीन्स फर्म को वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है जो उसको सही लगता है बिफोर गिविंग द एक्सेप्टेंस, और जब आप काम करने लग रहे हो तो भी, राइट, विद अ न्यू क्लाइंट या अगर आपका एग्जिस्टिंग क्लाइंट है उसके साथ अपने को रिलेशनशिप कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये पुरानी बातें हैं। और इस टाइम पे इंफॉर्मेशन में क्या मैटर आप कंसिडर करते हो, क्लाइंट की इंटीग्रिटी। क्लाइंट बोले तो प्रिंसिपल ओनर्स, क्लाइंट के अंदर ओनर्स आएंगे, KMP आएगी, उनकी इंटीग्रिटी को चेक करना, कॉम्पिटेंस चेक करना एंगेजमेंट टीम की कि क्या हम कॉम्पिटेंट है इस एंगेजमेंट को परफॉर्म करने के लिए या नहीं। एंड ऑल्सो यू विल कंसिडर द मैटर, अगर कोई और मैटर है जो अपने को प्रीवियस एंगेजमेंट में पता लगा था, राइट, तो वो भी आप कंसिडर करते हो। इसी को तो हमने प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी बोला था, इंटीग्रिटी कंसिडर करना, कॉम्पिटेंस कंसिडर करना, वो सारे मैटर्स जो अराइज हुए हैं ड्यूरिंग द करंट पीरियड ऑडिट या प्रीवियस ऑडिट एज द केस में भी। बिसाइड अगर ये इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट है, ये स्पेशल पॉइंट है, अगर आप पहली बार किसी क्लाइंट का ऑडिट करते हो तो मुझे प्रीडिसेसर ऑडिटर के साथ कम्युनिकेशन करना मैंडेटरी होता है। ये अपना इसको फाइनल में जाके सीखते हैं, बट हमने जब चैप्टर नंबर 10 किया था, इफ यू रिमेंबर बैंक ऑडिट, वहां पे भी ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट मैंने आपको समझाई थी कि अगर आप पहली बार किसी क्लाइंट का ऑडिट करने के लिए जाते हो तो अपने को प्रीडिसेसर ऑडिटर के साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है, पिछले ऑडिटर के साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है, ये जानने के लिए कि कहीं कोई ऐसा रीजन तो नहीं जिसकी वजह से अपने को एक्सेप्टेंस नहीं देनी चाहिए। अच्छा, फिर उसके बाद दूसरा क्या है, एथिकल रिक्वायरमेंट के साथ आप कंप्लाई कर पाओगे या नहीं। एथिकल रिक्वायरमेंट कौन सी है, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल बिहेवियर इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस। सो ऑडिटर को कॉन्टिन्यूसली इवेल्युएट करता रहना पड़ता है कि क्या इंडिपेंडेंस के साथ कंप्लाई कर पाएगा। फिर उसने इंडिपेंडेंस का मतलब बताया, ये अपने को कहां से पता लग जाता है, चैप्टर नंबर 11 से, जब आपने एथिक्स के पॉइंट पढ़े थे। सो बेसिकली थ्रू आउट द ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर को अलर्ट रहना है, वो ऑब्जर्व करके अलर्ट रह सकता है, वो इंक्वायरी कर सकता है कि कहीं कोई ऐसे सर्कमस्टांस तो नहीं जिसकी वजह से थ्रेट टू इंडिपेंडेंस क्रिएट हो रहा है। और लास्ट एक्टिविटी 210 की क्या थी कि हमें अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है, एस्टैब्लिश करनी है टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट को लेकर विद रिस्पेक्ट टू क्लाइंट, और एंगेजमेंट लेटर में वो टर्म्स डिफाइन करने हैं। इसमें थोड़ा बहुत आंसरिंग की वर्डिंग में कहीं कहीं पे चीजें एडिशनली ऐड करी गई हैं, बट मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि आप इसको अब याद करने के लिए बैठो। जो प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज के पॉइंट हमने बुक के अंदर पढ़े हैं वही 2 एक्टिविटी 220 की, 1 एक्टिविटी 210 की, एग्जैक्टली अपने को सेम लिखना है। मैंने यहाँ पे पढ़ दिया है ताकि अपने को सेटिस्फेक्शन रहे, इसमें नया कुछ भी नहीं है। बट आप अपना आंसर RTP में कुछ ना कुछ चीजें ऐसा होता है इंस्टीट्यूट ऐड ऑन करता रहता है सेम आंसर के अंदर, वो अपने को हर बार चेंज नहीं करना है। ऐसे तो आप कभी भी सब्जेक्ट के साथ कॉन्फिडेंस नहीं लेकर आ पाओगे।
ठीक है, तो यहाँ पे अपना आंसर कहां से बनेगा, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी से बनेगा। चलो अगला जो एग्जांपल है, अगला जो क्वेश्चन है, दैट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ रही हूँ, चैप्टर नंबर 3 के अंदर हमने इसको डिस्कस किया है। और सिर्फ चैप्टर नंबर 3 ही नहीं, मैं आपको बताऊं, जब मैंने आपको एसए नंबर 450 भी पढ़ा है तो भी हमने इसको डिस्कस किया था। मैम क्या कहना चाह रहे हो, मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ मिस स्टेटमेंट की। क्वेश्चन ने ना ऊपर कुछ तो कहानी लिखी है जो आप बाद में पढ़ लेना, और लास्ट में वो पूछता है कि आप मुझे ये बताओ, यहाँ पे एक पार्टनर एस अपने आर्टिकल को समझा रहा है कि मिस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, और 5 एग्जाम्पल देकर वो मतलब समझाना है। सो मिस स्टेटमेंट हमने बेसिक्स के अंदर अंडरस्टैंड किया था कि अगर एसीपीडी के अंदर डेविएशन है, ए मतलब क्या अमाउंट, सी मतलब क्या क्लासिफिकेशन, पी मतलब क्या प्रेजेंटेशन, डी मतलब क्या डिस्क्लोजर। सो अगर एसीपीडी के अंदर डेविएशन है, डेविएशन किससे, डिफरेंस किससे, फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, तो हम उसको कह देते हैं मिस स्टेटमेंट। और एग्जाम्पल भी हमने देखे थे, जैसे कि अगर आप अकाउंटिंग पॉलिसी गलत फॉलो कर रहे हो, अगर आप रेवेन्यू को कैपिटल एक्सपेंडिचर में बुक कर रहे हो, और वाइस वर्सा। समझ में आ रहा है, अगर आपने रेवेन्यू ज्यादा रिकॉग्नाइज कर दिया, ओवर स्टेटमेंट कर दी, अंडर स्टेटमेंट कर दी, देयर कैन बी एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स। रिमेंबर, सो वेरी वेरी सिंपल आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का। चैप्टर नंबर 3 से क्वेश्चन उठाया गया, डायरेक्ट क्वेश्चन है, बुक के अंदर ये मिल जाएगा। तो सबसे पहले उसने मिस स्टेटमेंट का मतलब बताया, जैसे मैंने आपको बोला कि मिस स्टेटमेंट का मतलब डिफरेंस, डेविएशन बिटवीन एसीपीडी, ए मतलब कि अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर, किससे, जैसा होना चाहिए था फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग। अगर आपने वैसे अमाउंट को रिकॉग्नाइज नहीं किया, वैसे क्लासिफिकेशन नहीं करी, वैसे प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर नहीं दिया जैसे अपने को करना चाहिए था एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, तो ये क्या बन जाता है, मिस स्टेटमेंट। और उसने नीचे ना मिस स्टेटमेंट के एग्जाम्पल दिए हुए, बेटा आप इसको एक बार सेल्फ पढ़ लेना, बट मैं आपको बता दूं इसने कैसे एग्जाम्पल क्या है, ये कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है। जैसे कि अगर आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू में चार्ज कर दिया, या वाइस वर्सा, या जैसे डिस्क्लोजर आपने को देने चाहिए थे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग, आपने वैसे डिस्क्लोजर नहीं दिए, इनएप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी का आप सिलेक्शन कर रहे हो, या अकाउंटिंग एस्टिमेट आप वैसे नहीं लेते जैसे आपको लेने चाहिए एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, फेक एक्सपेंसेस आप बुक कर रहे हो, जानबूझकर अपने रेवेन्यू को ओवरस्टेट कर रहे हो, इन्वेंट्री को ओवरस्टेट कर रहे हो, अंडरस्टेट कर रहे हो, यहाँ पे एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स बन सकते हैं। इसमें आप क्या सेल्फ करोगे मैंने बता दिया, ठीक है। सो वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा गया, अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऑडिट एविडेंस। चैप्टर नंबर 4 हम पढ़ते, चैप्टर नंबर 4 के अंदर एक ऐसे हमने पढ़ा था 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन के ऊपर ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ना इसने कुछ सिचुएशंस बताई हुई हैं, सही क्या होगा बोलना, कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, उन स्टेटमेंट को पढ़कर अपने को क्या बताना है कि ये स्टेटमेंट से आपको क्या लगता है। जब मैंने आपको ऐसे नंबर 505 कराया ना, वहां पे हमने आपकी बुक के अंदर स्कोप बताया था, ऑब्जेक्टिव बताया था, और डेफिनेशन दी हुई थी, है ना, कि कंफर्मेशन का मतलब क्या होता है, राइट, पॉजिटिव कंफर्मेशन क्या होती है, नेगेटिव कंफर्मेशन क्या होती है, नॉन रिस्पॉन्स क्या होता है, एक्सेप्शन क्या होता है। तो ये क्वेश्चन उसी के ऊपर है, अपने को स्टेटमेंट पढ़ के उसका आंसर देना है कि ये क्या स्टेटमेंट है। तो बेसिकली मैं कहूँ यहाँ पे इन्होंने डेफिनेशन दी हुई है, और अपने को वो एक वर्ड के अंदर बताना है कि ये किस चीज की डेफिनेशन है। जैसे कि ऑडिट एविडेंस इज ऑब्टेन्ड एज अ डायरेक्ट रिटर्न रिस्पॉन्स, कि ये क्या है जो ऑडिटर को मिलता है जिसको वो ऑडिट एविडेंस कहता है, और ये कैसे मिला, एज अ डायरेक्ट रिटर्न रिस्पॉन्स, कहां से, थर्ड पार्टी से। थर्ड पार्टी कौन होगी, कंफर्मिंग पार्टी। और ये कैसे आ सकता है डायरेक्ट रिटर्न रिस्पॉन्स, पेपर फॉर्म में हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो सकता है, किसी और मीडियम में। बेटा ये कौन सा प्रोसीजर होता है, एक्सटर्नल कंफर्मेशन। तो अपने को खाली क्या बताना है कि एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर है। दूसरा, रिक्वेस्ट दैट कंफर्मिंग पार्टी रिस्पॉन्ड डायरेक्टली टू द ऑडिटर। सो आप एक रिक्वेस्ट कर रहे हो किसी को कि जो भी कंफर्मिंग पार्टी होगी, मतलब आप कंफर्मेशन भेज रहे हो कि कंफर्मिंग पार्टी ऑडिटर को डायरेक्टली कंफर्म करेगी, चाहे वो अग्री करती है, डिसअग्री करती है विद द इंफॉर्मेशन जो ऑडिटर रिक्वेस्ट कर रहा है, या जो भी बैलेंस वो कंफर्म कर रहा है। ये किस टाइप की कंफर्मेशन होती है, दो टाइप की कंफर्मेशन हमने पढ़ा था, वन इज पॉजिटिव कंफर्मेशन एंड अनदर इज नेगेटिव कंफर्मेशन। सो पॉजिटिव कंफर्मेशन में कंफर्मिंग पार्टी कब कंफर्म करती है, इन आइदर सिचुएशन, चाहे वो अग्री करे विद द इंफॉर्मेशन विच इज रिक्वेस्टेड बाय द ऑडिटर, या बैलेंस जो भी ऑडिटर कंफर्म करे, या वो डिसअग्री करे। तो यहाँ पे वो दो बातें तो कह रहे हैं कि आप इस टाइप की कंफर्मेशन बना रहे हो जहां पे अग्री करेगी कंफर्मिंग पार्टी तो भी जवाब देगी, अगर वो डिसअग्री करेगी तो भी जवाब देगी। तो ये कौन से टाइप की कंफर्मेशन है, पॉजिटिव कंफर्मेशन। अगले पॉइंट में क्या है, एक ऐसी रिक्वेस्ट बनाई जहां पे कंफर्मिंग पार्टी ऑडिटर को डायरेक्टली तभी कंफर्म करेगी अगर वो डिसअग्री करती है। तो इस टाइप की कंफर्मेशन का नेचर क्या होता है, नेगेटिव कंफर्मेशन, राइट। अगर कंफर्मिंग पार्टी का जवाब नहीं आता है, पॉजिटिव कंफर्मेशन आपने भेजी और उसने जवाब नहीं दिया, या तो उसने फुल्ली रिस्पॉन्ड नहीं किया, मतलब उसने जवाब ही नहीं दिया कंफर्मिंग पार्टी ने, या जवाब दिया और आपने उससे 4 इंफॉर्मेशन मांगी थी, उसने 2 का जवाब दिया, 2 का जवाब नहीं दिया,
तो इसको हम क्या कहते हैं मैम, इसको हमने ना 505 के अंदर पढ़ा हुआ था एज नोन रिस्पॉन्स, इसको हम नोन रिस्पॉन्स कहते हैं। एग्जैक्टली ये इस क्वेश्चन का आंसर बन गया। एंड अगर रिस्पॉन्स आया बट जो इन्फॉर्मेशन आपने उस कंफर्मेशन के अंदर लिखा, लेट्स से आपने बोला कि हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट पे आपका बैलेंस कितना है, डेटर का बैलेंस 10 लाख रुपए, बट डेटर से जो रिस्पॉन्स आया दैट मीन्स कंफर्मिंग पार्टी जो आपको रिस्पॉन्स देती है वो बैलेंस बता रही है 8 लाख रुपए, तो मतलब आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर और जो डेटर से रिस्पॉन्स आ रहा है उसके बैलेंस जो उसने बताया उसमें डिफरेंस है। इसको हमने 505 में क्या बोला था, एक्सेप्शन। तो इसको हम कहते हैं एक्सेप्शन। तो मैंने आपको क्या बोला, जो आपने डेफिनेशन पढ़ी है ना, यहाँ पे वो डेफिनेशन ही लिखी हुई है, अपने को सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी डेफिनेशन किसकी डेफिनेशन है। सिंपल क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अगेन ये कहां से है, ऐसे नंबर 510 से है। क्वेश्चन आप पढ़ लेना। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या विद रिस्पेक्ट टू ओपनिंग बैलेंस। सो ऐसे नंबर 510 किसकी बात करता है, इट टॉक्स अबाउट ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू ओपनिंग बैलेंस इन केस ऑफ इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट होती क्या है, या तो क्लाइंट का आपने कभी ऑडिट नहीं किया, मतलब क्लाइंट का कभी ऑडिट हुआ ही नहीं, या आपने नहीं किया, पहले कोई और उसका ऑडिटर ऑडिट करता था। इन दोनों ही सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। दैट मींस आप क्लाइंट का पहली बार ऑडिट कर रहे हो। सो ऐसे नंबर 510 ने ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या सेट किया है विद रिस्पेक्ट टू ओपनिंग बैलेंस, ये अपने को आंसर में लिखना है। तो हमें क्या एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं, हमें सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं। किस चीज को लेकर कि ओपनिंग बैलेंस के अंदर कोई ऐसी मिस स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए जो मटीरियल है और जिससे करंट पीरियड के फाइनेंशियल्स अफेक्ट हो सकते हैं। हमें एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं कि एक तो अकाउंटिंग पॉलिसी जो ओपनिंग बैलेंस के अंदर शो हो रही है वो एप्रोप्रिएट है। सो दैट मीन्स वी हैव टू कलेक्ट sufficient and appropriate audit evidences कि accounting policies which are reflected in the opening balance वो correct है और consistently उनको फॉलो किया जा रहा है एंड these have been followed consistently। और अगर ऐसा है कि पिछले साल तुम कोई और अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर रहे थे और इस साल तुमने कोई और अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करना शुरू कर दिया, दैट मीन्स इफ देयर हैव बीन अ चेंज इन द अकाउंटिंग पॉलिसी, तो ऑडिटर को एविडेंसेस कलेक्ट करने पड़ेंगे कि वो चेंज आपने अप्रोप्रिएटली फाइनेंशियल्स के अंदर डिस्क्लोज किया है। तो ये 2 पॉइंट ऑब्जेक्टिव के अपने को लिखने हैं फ्रॉम ऐसे नंबर 510। मैंने आपको बताया था कि ऐसे नंबर 510 में से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं और एक क्वेश्चन इसने यहाँ पे पूछ लिया। सिंपल, यस। इसके बाद जो क्वेश्चन है बेटा, ये भी हमने अभी अपना बैच जब खत्म हुआ चैप्टर नंबर 5 में इसको डिस्कस किया था। दिस इज रिलेटेड टू पीपीई। सो हम डिफरेंट एफएसएलआई पढ़ते हैं, एक अपना एफएसएलआई बैलेंस शीट कैप्शंस के अंदर हम पढ़ते हैं पीपीई का। मैं क्वेश्चन पढ़ देती हूँ, अपने को बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। पॉइंट्स मैंने लिखवाए भी थे क्लास में, आपको रिकलेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन क्या है, आप बैलेंस शीट देख रहे थे कंपनी का, वॉचेस लिमिटेड उसका नाम होगा, एंड अपने को पता लगता है कि 20 करोड़ रुपए अपना एडिशन हुआ है। सो मतलब ऐसे मान के चलो ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में पीपीई आ रहा है, मान लेते हैं 100 करोड़ रुपए का टोटल पीपीई आ रहा होगा, जिसमें से 20 करोड़ आपने नया पीपीई खरीदा है। एडिशन का मतलब क्या कि इतना आपने नया एसेट खरीदा है 20 करोड़ रुपए का। ऑडिटर ऑफ द कंपनी इन एडिशन टू द प्रोसीजर टेकन फॉर वेरीफाइंग द कंप्लीटनेस ऑफ एडिशन टू पीपीई, कहता है हमने कंप्लीटनेस वगैरह तो वेरीफाई कर लिया है, उसके अलावा जब तुम टेस्टिंग कर रहे थे एडिशन की तो हम ये भी वेरीफाई करना चाहते हैं कि जितना भी पीपीई आपने खरीदा उसका इनवॉइस कंपनी के नाम पे बना है या नहीं। तो आप मुझे बताओ यहाँ पे कौन सी असर्शन ये टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है ऑडिटर, पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा, फिर अपने को ये बताना है कि जब ऑडिटर इस असर्शन की टेस्टिंग करेगा तो कौन से ऑडिट प्रोसीजर उसको परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, ऑडिटर यहाँ पे ओनरशिप की टेस्टिंग कर रहा है। अगर मैं इसको सही टेक्निकल नाम बताऊं जो हम यूज करते हैं चैप्टर 5 के अंदर, असर्शन जो हम पढ़ते हैं, इसको हम कहते हैं बेटा राइट एंड ऑब्लिगेशन। बिकॉज आप क्या वेरीफाई करने की कोशिश कर रहे हो कि जितना भी तुमने नया एसेट खरीदा, मान लेते तुम कोई फर्नीचर लेकर आए, कोई चेयर लेकर आए, कोई टेबल लेकर आए, कोई एसी लेकर आए, उसका इनवॉइस कंपनी के नाम पे होना चाहिए। अगर किसी एसेट का इनवॉइस तुम्हारे नाम पे ही नहीं है तो उसकी ओनरशिप तुम कैसे प्रूव करोगे। तुमने कोई लैंड बिल्डिंग खरीदी, कोई इमूवेबल एसेट खरीदा, उसका टाइटल डीड किसके नाम पे होना चाहिए, कंपनी के नाम पे होना चाहिए। अगर उसका टाइटल डीड कंपनी के नाम पर ही नहीं है, तुम कैसे प्रूव करोगे कि वो एसेट तुम्हारा है, राइट। तो कहता है कि जब तुम उसका ये चेक कर रहे हो एसेट का कि उसका इनवॉइस तुम्हारे नाम पे, तो कौन सी असर्शन के ऊपर तुम टेस्टिंग कर रहे हो, यहाँ पे जिस असर्शन को की तुम टेस्टिंग कर रहे हो दैट इज कॉल्ड राइट एंड ऑब्लिगेशन। तो पहला क्वेश्चन तो यही था कि किस असर्शन की टेस्टिंग ऑडिटर कर रहा है, राइट एंड ऑब्लिगेशन की। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि यही ओनरशिप को वेरीफाई करने के लिए कौन से प्रोसीजर आप परफॉर्म करोगे। यही सारे प्रोसीजर मैंने आपको लिखवाए भी थे और ये वेरीफाई करने वाले पॉइंट लिखे भी हुए हैं। मैं एक बार रिकंसाइल करा देती हूँ। जैसे कि सबसे पहले ऑडिटर
एडिशन टेस्ट करता है। एडिशन टेस्ट करने का मतलब क्या है, आप एडिशन टेस्ट कर रहे हो, इसका मतलब है कि जितना भी नया एसेट आप लेकर आए उसकी आप वेरिफिकेशन कर रहे हो, तो आप वेरीफाई करते हो कि इनवॉइस किसके नाम पे होना चाहिए, कंपनी के नाम पे होना चाहिए, क्योंकि यहीं से ओनरशिप कंपनी के नाम पे आएगी। दूसरा, अगर आपने नया एसेट जो खरीदा वो लैंड और बिल्डिंग है, तो उसका टाइटल डीड, सेल डीड किसके नाम पे होना चाहिए, कंपनी के नाम पे होना चाहिए। एंड ऑडिटर ये भी इंसिस्ट करता है कि ओरिजिनल टाइटल डीड इमूवेबल प्रॉपर्टी के कंपनी के नाम पे ही हो, जिसको तुम अपनी बैलेंस शीट में दिखा रहे हो। बट कई बार क्या होता है, लेट्स से कि आपकी कंपनी है, कंपनी ने लोन लिया होता है किसी बैंक से, और आप कहते हो कि देखो टाइटल डीड है तो मेरे नाम पे, बट ये बिल्डिंग को मैंने एज अ मोर्टगेज रखा हुआ है इस लोन के लिए, एज अ सिक्योरिटी बैंक के पास गिरवी रखा हुआ है, और इसके पेपर मेरे पास नहीं है। ये पेपर, टाइटल डीड कंपनी के नाम पे ही है, बट ये पेपर मेरे पास नहीं, क्योंकि अपने को वेरीफाई करना पड़ेगा पेपर्स को। तो उस केस में कंफर्मेशन आप भेजते हो बैंक को। अगले पॉइंट में वही लिखा हुआ है कि अगर एंटिटी ने इस इमूवेबल प्रॉपर्टी को एज अ सिक्योरिटी कहीं पे रखा है फॉर बोरोइंग्स, तो ओरिजिनल टाइटल डीड कंपनी के पास नहीं होंगे, तो ऑडिटर रिक्वेस्ट करेगा एंटिटी के मैनेजमेंट को कि भाई देखो मेरे को कंफर्मेशन ला के दे दो रिस्पेक्टिव लेंडर से, मतलब उस बैंक से आप कंफर्मेशन मंगवा लेते हो जिसके पास टाइटल डीड पड़े हैं। ऑल्सो एक ना कंपनी को अगर किसी एसेट के ऊपर चार्ज क्रिएट हुआ है, ये चार्ज के सेक्शन में आप कंपनीज एक्ट में पढ़ते हो, तो वहां पे कंपनी को एक रजिस्टर ऑफ चार्ज मेंटेन करना पड़ता है, तो वो भी आप देख लोगे कि क्या कोई ऐसा पीपी है, कोई ऐसा एसेट है जिसके अगेंस्ट चार्ज क्रिएट होकर रखा है। तो ये सारे पॉइंट अपने को करने पड़ते हैं, वो सिंपल पॉइंट है। तो देखो 3 पॉइंट ओनरशिप के, एक इनवॉइस का है, 2 टाइटल डीड का है, एक कंफर्मेशन का, एक चार्ज का है, ऐसे आप याद करोगे। ठीक है, अच्छा चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, ओके, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे नंबर 230 चैप्टर नंबर 6 में हम इसको पढ़ते हैं। ये किसके ऊपर क्वेश्चन है, टाइमलाइन के ऊपर क्वेश्चन है। सो बेसिकली मैं क्वेश्चन पढ़ देती हूँ, पहले एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। यहाँ पे SQC1 का रेफरेंस भी आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ओरिजिनली ये जो रिक्वायरमेंट आती है कि आपको एक रीजनेबल टाइम के अंदर अपनी डॉक्यूमेंटेशन, अपनी फाइल को कंप्लीट कर लेना है, ये SQC1 से आती है। फिर अगर आप स्पेसिफिकली ऑडिट एंगेजमेंट परफॉर्म कर रहे हो तो ऐसे नंबर 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की बात करता है, राइट। सो क्वेश्चन क्या है, एक सीए फर्म है FSNY एंड कंपनी, उन्होंने अपना स्टैट्यूटरी ऑडिट कंप्लीट किया, फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की तुम बात कर रहे थे। एंगेजमेंट पार्टनर अपनी एंगेजमेंट टीम को अभी इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि देखो हमें ना अपना डॉक्यूमेंटेशन इमीडिएटली ऐसे फाइनलाइज करना है, एंड ऑडिट रिपोर्ट अपनी साइन हो चुकी है। तो मतलब मैं कह सकती हूँ 15 सितंबर 2025 को अपना ऑडिट रिपोर्ट साइन हो चुका है। हाउएवर ऑडिट टीम ने इन इंस्ट्रक्शन को बहुत लाइटली लिया और उन्होंने ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन असेंबल करना वो भूल गई। सो बेसिकली कंसेप्ट क्या है कि अपने को ऑडिट खत्म हो गई है, ऑडिट करते हुए अपना डॉक्यूमेंटेशन बनना शुरू होता है, और ऑडिट रिपोर्ट जब बन गया, यहां से मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना रहता है, 60 दिन। इतने टाइम के अंदर हमें अपना डॉक्यूमेंटेशन फाइनल करना पड़ता है, मतलब वो फाइल असेंबल हो जानी चाहिए। बट एंगेजमेंट टीम ने इसको बहुत सीरियसली नहीं लिया। 6 महीने जा चुके बेटा, रिपोर्ट बन चुकी है, उसके बाद 6 महीने जा चुके हैं, उसके बाद ये टीम अपना डॉक्यूमेंटेशन ही अपना फाइल कंप्लीट कर रही है। अच्छा, जब ऑडिट पार्टनर को पता लगा तो उसने एक मीटिंग बुलाई अपनी फर्म के लोगों की, इस एंगेजमेंट टीम की, और उन्होंने फर्म की पॉलिसीज प्रोसीजर बताना शुरू किया। चेंजेस टू ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एंड पीरियड ऑफ रिटेंशन एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन, तो उसने बताना शुरू किया यही सारी बातें कि कितने टाइम पीरियड के अंदर हमें अपनी एंगेजमेंट फाइल को कंप्लीट कर देना है, राइट। कितने टाइम तक हम अपनी इस ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को संभाल के रखना है। रिटेंशन पीरियड क्या होता है ऑडिट का, 7 ईयर्स, राइट। क्या हम अपनी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में चेंज कर सकते हैं, तो आपको ये सारे पॉइंट ऑडिट पार्टनर जो कह रहे हैं ना यहाँ पे, ये एक्सप्लेन करने हैं बाय मेकिंग अ रेफरेंस टू स्टैंडर्ड। तो देखो इस क्वेश्चन में ना काफी सारी चीजें इसने बोल दी है, तो अब अपन इसको फिगर आउट कैसे करेंगे कि इसका आंसर एग्जाम में होना क्या चाहिए। तो जो जो क्वेश्चन में बोला गया उसी उसी को पकड़ो। जैसे कि देखो क्वेश्चन में उसने फर्म की पॉलिसीज प्रोसीजर के बारे में बात करी, तो डॉक्यूमेंटेशन का जो हमने ओपनिंग लाइन SQC1 के अंदर पढ़ा था उसको आप पकड़ लो कि SQC1 का नंबर, SQC1 का नाम, SQC1 डॉक्यूमेंटेशन को लेकर क्या कह रहा है। SQC1 डॉक्यूमेंटेशन को लेकर कहता है कि फर्म को अपनी एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन को एक रीजनेबल टाइम पीरियड के अंदर कंप्लीट कर देना है। फिर यहाँ पे 6 महीने के बाद कंप्लीट हो रही है ना, तो अपने को ऐसे नंबर 230 का रेफरेंस डालना है कि ऐसे नंबर 230 में ऐसे लिखा हुआ है कि ऑडिट के केस में, इन केस ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट फाइल कितने टाइम में कंप्लीट हो जानी चाहिए, विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। फिर आप बताओगे कि इन आवर प्रेजेंट केस क्या हो रहा है, 6 महीने, विच इज नॉट राइट, विच इज नॉट इन लाइन विद ऐसे नंबर 230। फिर उसने क्या बोला कि आप ये भी बता रहे हो कि रिटेंशन पीरियड कितना है, तो ऐसे नंबर 230 में रिटेंशन पीरियड कितना लिखा हुआ है, 7 साल। कि ऑडिटर अपनी रिपोर्ट बनाता है, वहां से अपने को 7 साल तक वो डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करके रखना पड़ता है, वो फाइल मेंटेन करके रखना पड़ता है। फिर उसके बाद चेंजेस की रेफरेंस भी आ रही है। क्या एक बार आपने ऑडिट खत्म कर दिया उसके बाद अपनी डॉक्यूमेंटेशन में चेंजेस कर सकते हो, नहीं कर सकते, इट इज नॉट अलाउड।
बट हमने कुछ उसकी एक्सेप्शंस देखी थी एसए नंबर 230 के अंदर कि कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं इन विच चेंजेस आर अलाउड टू बी डन, जहां पे तुम डॉक्यूमेंटेशन के अंदर चेंजेस कर सकते हो। तो अपन कोई जब ऐसा कोई क्वेश्चन आता है उसका आंसर तुम कैसे लिखोगे? क्वेश्चन की लाइन में लिखोगे कि जो जो बात क्वेश्चन में की गई उससे रिलेटेड आपने जो भी पढ़ा उसको आपको आंसर में लिखना है। अगर मैं आपको खाली रेफरेंस बताऊं, मैं ये वर्ड टू वर्ड दोबारा से डिस्कस नहीं करूंगी, अभी मैंने बता दिया कि कौन कौन से कंसेप्ट यहां पे आएंगे। तो देखो, पहले उसने 230 का रेफरेंस दिया, SQC1 का रेफरेंस दिया, टाइम लिमिट उसने बताई 60 दिन की, राइट। फिर उसने बताया कि हम चेंजेस नहीं कर सकते, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के चेंजेस अलाउड है। और फिर वो एग्जांपल बता दिए जो हमने एसए नंबर 230 के अंदर डिस्कस कर रहे थे कि कौन कौन सी ऐसी सिचुएशंस है जहां पे तुम चेंजेस कर सकते हो। जैसे कि अगर कोई सुपरसीडेड डॉक्यूमेंट है उसको तुम डिलीट कर सकते हो, उसको तुम डिस्कार्ड कर सकते हो, कोलेटिंग करना, सोर्टिंग करना, क्रॉस रेफरेंसिंग करना, ऐसे फ्लैग्स लगाना, वो सब कुछ करना अलाउड है। तो ये कंसेप्ट कहां से आ रहा है? एसए नंबर 230 से। सो दैट मीन्स अगर एक बार ऑडिट कंप्लीट हो गया, उसकी फाइल बन चुकी है, तो उसमें ऐसे तुम कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। क्या अपने को ये समझ में आ रहा है? और रिटेंशन पीरियड का इसने रेफरेंस दे दिया 7 ईयर्स। सो आपके आंसर के अंदर ये पॉइंट प्रेजेंट होनी चाहिए। और ये अपने को कैसे समझ में आएगा? जिस तरीके से क्वेश्चन प्रेजेंट किया गया है उसी तरीके से अपने को आंसर डालने हैं, सिंपल। ठीक है, चलो अगर मैं अगले क्वेश्चन की तरफ आपको लेके जाऊं, ये क्वेश्चन कौन से स्टैंडर्ड से है? यस, ये थोड़ा सा अनयूजुअल क्वेश्चन है, इसके अंदर कुछ बहुत सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये क्वेश्चन है एसए नंबर 580 प्लस एसए नंबर 700। अगर मैं इस क्वेश्चन को नाम देना चाहूँ तो आप कह सकते हो 700 प्लस एसए नंबर 580, ये दो स्टैंडर्ड बनाकर आप इसका नाम दे सकते हो। अच्छा, क्वेश्चन क्या, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कहता है एक कंपनी है जिसका नाम है जेम लिमिटेड, उन्होंने जीएसपीएन कंपनी सीए फर्म को अपना स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट किया है। एंड जब वो ऑडिट कंडक्ट कर रहे थे तो एंगेजमेंट पार्टनर ने मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट किया कि WR दे दो। क्या हमने इस पॉइंट को पढ़ा हुआ है एसए नंबर 580 के अंदर? क्या आप मैनेजमेंट से WR मांगते हो रिगार्डिंग देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइनेंशियल्स बनाना एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, तो वही WR ये मांग रहा है। जो मैनेजर फाइनेंस था, मतलब जो मैनेजमेंट का बंदा था, उसको ऐसा लगता है सिंस ऑल द रिकॉर्ड्स एंड एविडेंसेस हैज ऑलरेडी बीन गिवन, कि क्या दिक्कत है, मैंने तो तुम्हें इन्वेंट्री का रिकॉर्ड दे दिया, मैंने तुम्हें सेल्स का रिकॉर्ड दे दिया, दैट मीन्स हमें जो इन्फॉर्मेशन थी वो तो हमें एनीवेज तुम्हें प्रोवाइड करा दी है। तो उसको ऐसा लगता है कि WR की जरूरत नहीं है। आपको ये एक्सप्लेन करना है उसको, क्या ऐसा है क्या कि अगर आपने एविडेंसेस वगैरह प्रोवाइड करा दिए हैं, जो भी रेलिवेंट रिकॉर्ड मैनेजमेंट को ऑडिटर को प्रोवाइड कराने चाहिए थे वो रिकॉर्ड प्रोवाइड करा देना है इज सफिशिएंट, ऐसा है क्या? नहीं, क्योंकि एसए नंबर 580 के अंदर ये स्पेसिफिकली लिखा हुआ है दैट इट इज मैंडेटरी कि अपने को WR लेना ही पड़ेगा मैनेजमेंट से विद रिस्पेक्ट टू इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, अब इसको आंसर में इन्होंने कैसे डाला वो अपने को समझना पड़ेगा। तो ये सब कुछ तो क्या है, इसने केस में क्या हो रहा है वो लिखा हुआ है, मतलब इन द गिवन केस, मतलब इसने कॉपी पेस्ट यहां से उठा के किया है, और मैनेजर को ऐसा क्या लगता है वो सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, बट अपने को ये बताना है कि जो मैनेजर का व्यू है दैट इज नॉट करेक्ट। तो मैं यहां से पढ़ना शुरू कर रही हूँ। मैनेजर फाइनेंस इज ऑफ द व्यू, उसको क्या लग रहा था कि आपने रिकॉर्ड्स और एविडेंसेस दे दिए तो WR इज नॉट रिक्वायर्ड। तो हमारा आंसर क्या है? ऊपर जो भी लिखा वो क्वेश्चन है, हमारा आंसर क्या है? दैट व्यू ऑफ दिस मैनेजमेंट का बंदा इज नॉट अप्रोप्रिएट। और वो क्यों अप्रोप्रिएट नहीं है, रीजंस में क्या लिखना है? सबसे पहले ये कहता है जो भी आपने को एविडेंसेस मिले ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, किस चीज को लेकर कि मैनेजमेंट ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर दिया विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या जो भी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट ने प्रोवाइड कराई या हमें एविडेंसेस मिले अबाउट द कंप्लीटनेस ऑफ द ट्रांजैक्शन, वो सफिशिएंट नहीं है। सो बेसिकली आपने जो काम किया वो सब कुछ ठीक है, बट उन एविडेंसेस को सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस बोलने के लिए मुझे साथ में क्या भी लगेगा? WR भी लगेगा। So without obtaining confirmation from the management, it is not considered to be sufficient. अच्छा, मैनेजमेंट से कंफर्मेशन का मतलब क्या? मैनेजमेंट से अपने को WR लेना पड़ेगा। WR किस चीज को लेकर? आपको मैनेजमेंट से WR लेना पड़ेगा कि उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर दिया है। क्यों? क्योंकि ऑडिटर एक जजमेंट नहीं ले पाएगा कि मैनेजमेंट ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल किया या नहीं किया। दिस इज बिकॉज auditor is not able to judge solely based upon other evidences whether management has prepared financial statement as per applicable financial reporting framework or not. And अगर आपको याद होगा जब हमने एसए नंबर 210 पढ़ा तो वहां पे भी तो हमने प्री कंडीशंस टू एन ऑडिट देखी थी, जहां पे मैनेजमेंट लिख कर देती थी
कि वो अग्री करती है, स्पेसिफिकली एक्नोलेज करती है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना। तो ये उसकी रेफरेंस भी दे रहा है कि देखो अगर आपने खाली एविडेंसेस कलेक्ट करे, वहां से अपने को सफिशिएंट एविडेंसेस नहीं मिलेंगे अबाउट द मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आप कंक्लूड नहीं कर पाओगे कि मैनेजमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना ऑडिटर को, जो एक्नोलेजमेंट उसने दी थी 210 में, वो उसने फुलफिल किया या नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, ऑडिटर ये कंक्लूड नहीं कर पाएगा कि मैनेजमेंट ने ऑडिटर को सारी इंफॉर्मेशन दी। सो बेसिकली क्या है, हमने ये फिर से 210 की रेफरेंस है, हमने ये अंडरस्टैंड किया ना ऐसे नंबर 210 के अंदर कि मैनेजमेंट से अपने को एक एक्नोलेजमेंट लेना है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन उनको लगता है कि रेलिवेंट होगी ऑडिटर के लिए, जिसके बेसिस पे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक कर पाए, वो इंफॉर्मेशन ऑडिटर को प्रोवाइड कराना है। अभी ऑडिटर ये अपने आप से कंक्लूड नहीं कर पाएगा कि जितनी भी इंफॉर्मेशन उसको मिलनी चाहिए तो उसको मिली या नहीं मिली। जैसे कि आप क्या कह रहे हो कि सेल का लेट्स से मैनेजमेंट ने बोला कि 1 लाख नंबर्स में सेल्स हुई है, तो हो सकता है 1 लाख नंबर्स में सेल ना हुई हो, 1,10,000 बार आपका सेल हुआ हो, बट मैनेजमेंट ने वो 10,000 सेल्स के हुए सिस्टम में डाले ही नहीं है। तो ओमिशन को ढूंढ पाना ऑडिटर के लिए बहुत मुश्किल है, आप समझ लो। तो ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ना, और आप जब मैनेजमेंट से WR लोगे दैट विल बिकम एन एविडेंस कि यस मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कंप्लीटनेस को लेकर और मैनेजमेंट ने उसको फुलफिल कर दिया है। सो यहाँ पे ये वही कह रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल ऑडिटर ये कंक्लूड ही नहीं कर पाएगा कि ऑडिटर को जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करानी चाहिए थी एज अग्रीड इन द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, ऐसे नंबर 20, विदाउट आस्किंग इट वेदर एंड रिसीविंग कंफर्मेशन दैट सच इंफॉर्मेशन हैज बीन प्रोवाइडेड, क्या सही में ऐसी इंफॉर्मेशन दी है। So WR requiring fulfillment of management responsibility in relation to above, draw on the audit agreed as agreed in engagement letter and understanding of management of its responsibility with respect to audit engagement by requesting confirmation that it has fulfilled its responsibility. So मतलब it becomes necessary, ये क्वेश्चन चेपा हुआ इसने कि आप ये WR मैनेजमेंट से लो कि उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जिसको लेकर उसने एक्नॉलेज किया था इन अग्रीमेंट, इन टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट, वो उसने फुलफिल कर दिया है। सो ऑडिटर को ये कंफर्मेशन लेनी पड़ेगी। और ये मोस्टली कब अप्रोप्रिएट होता है, और ये ज्यादातर हम इन केसेस में लेते हैं जैसे कि दोज हु साइंड द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। सो बेसिकली जिन लोगों के साथ आपने अग्रीमेंट किया था वो चेंज हो गए हैं, ऑन बिहाफ ऑफ द एंटिटी नो लॉन्गर हैव द रेलिवेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो मतलब क्या है कि जो लोग मैनेजमेंट के अंदर थे वो चेंज हो गए हैं, तो वहां पे स्पेसिफिकली उनसे आपको WR लेना पड़ेगा। टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट प्रिपेयर्ड इन प्रीवियस ईयर, तो मैंने इसको ऐसे नंबर 210 में भी डिस्कस किया था कि हर साल आप एक नया एंगेजमेंट लेटर नहीं बनाते हो। सो इसका मतलब इस साल आपका नया एंगेजमेंट लेटर नहीं बना, पिछले साल आपका बना था। सो टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट पिछले साल में आपने अग्री करे थे, या आपको ऐसे दिखाई दे रहा है कि मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्लियरली अंडरस्टैंड नहीं कर रही है, या कोई भी सर्कमस्टांसिस जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि यार अब तो मेरे को WR लेना पड़ेगा। और अगर आप ये पॉइंट देख पा रहे हो, आपको याद है रिकरिंग ऑडिट के केस में हमें कब कब ऐसा नया एंगेजमेंट लेटर बनाना पड़ता है, वो सर्कमस्टांसिस जैसे यहाँ पे लग रहे हैं लिखे हुए, ऐसे नंबर 210। तो ये क्वेश्चन इस RTP के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा अनयूजुअल क्वेश्चन है, क्योंकि इसके अंदर 210 का रेफरेंस भी आ रहा है, इसके अंदर 580 का भी आ रहा है। मैम 700 का कहाँ पे आ रहा है? क्योंकि जब आप WR लोगे तो अपने को एविडेंसेस मिलेंगे, तभी आप ओपिनियन फॉर्म कर पाओगे, राइट। इसके अंदर 210 का रेफरेंस भी आ रहा है। सो ये क्वेश्चन तुम बहुत ध्यान से पढ़ना, इस क्वेश्चन में तुम पॉइंटर्स बना लो, जैसे कि कौन कौन से पॉइंट इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर आए। तो उसने सबसे पहले क्वेश्चन लिखा, फिर अपने को ये अच्छा पॉइंटर्स क्या हुआ, सबसे पहले क्वेश्चन, फिर आपने कंक्लूड किया कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू करेक्ट नहीं है, फिर आपने रीजन देना शुरू किया कि पॉइंट ऑफ व्यू क्यों करेक्ट नहीं है, फिर आपने बताया कि ऑडिट एविडेंसेस सफिशिएंट नहीं होंगे अपने आप में, मतलब जो इन्फॉर्मेशन अपने को मिली वो सफिशिएंट नहीं होंगी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर, फिर वो आपने एग्जाम्पल से इसको समझाया, और फिर ये सारे पॉइंट आपने इसके अंदर इनकॉर्पोरेट करे। तो ये क्वेश्चन है जो आप स्पेसिफिकली इस अटेम्प्ट के लिए मार्क करके रखो। दिस इज लिटिल अनयूजुअल क्वेश्चन, ठीक है। चलो अगर मैं अगले क्वेश्चन की तरफ लेके जाऊं, अगला क्वेश्चन ऐसे नंबर 701 का है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं फटाफट इसको बता देती हूँ। ये कह रहे हैं कि ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट के अंदर की ऑडिट मैटर पैराग्राफ डालना पड़ता है, और हमने 701 के अंदर इसको अंडरस्टैंड किया है कि पर्पस क्या होती है रिपोर्ट के अंदर की ऑडिट मैटर पैराग्राफ डालने की। पर्पस होती है 4। एक तो हम अपनी रिपोर्ट का कम्युनिकेटिव वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं, इसको हमने विद एग्जांपल ऐसे क्लास में तो डिस्कस किया हुआ है, तो यहाँ पे मैं आपको खाली पर्पस बता रही हूँ। हम रिपोर्ट की कम्युनिकेटिव वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए रिपोर्ट में काम जाता है। हम ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करना चाहते हैं, बेटर ट्रांसपेरेंसी हो, यूजर को समझ में आ सके कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट मैटर थे जो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट ऑडिटर को सबसे इंपॉर्टेंट लगे,
सो यू वांट टू कम्युनिकेट दोज मैटर इन द रिपोर्ट जो ऑडिटर के जजमेंट के अकॉर्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट थे ड्यूरिंग दी करंट पीरियड ऑडिट। एंड ऑल्सो आप एक बेस प्रोवाइड कराना चाहते हो यूजर को ऑन द बेसिस ऑफ विच दे कैन फर्दर इंगेज विद द मैनेजमेंट। तो ये सारे ना ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे इसको ऐसे डिटेल में एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं होगा, बट हमने पर्पस ऑफ की ऑडिट मैटर इन रिपोर्ट 4 पॉइंट पढ़े थे, ये 4 पॉइंट वही लिखे हुए हैं। तो इसको मैं डिटेल में डिस्कस नहीं कर रही हूँ, ठीक है, ना ही मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि 4 पॉइंट का मतलब क्या है, मैं सिर्फ बता रही हूँ कि 4 पॉइंट हमने क्लास के अंदर पढ़े थे 701 के अंदर। सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा आगे ये किसकी बात कर रहा है बेटा, ये चैप्टर नंबर 9 से क्वेश्चन है। अच्छा ये क्वेश्चन किसके ऊपर है, ये क्वेश्चन है, हमने ऑडिट पढ़ा था होटल का ऑडिट, रिमेंबर, एंड होटल के ऑडिट के अंदर इन्वेंट्री की वेरिफिकेशन के पॉइंट हमने देखे थे, ये क्वेश्चन उसके ऊपर है। ये क्वेश्चन पहले एग्जाम में पूछा गया है, ये क्वेश्चन दोबारा से भी आ सकता है एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन क्या है, आपको अपॉइंट किया जा रहा है ऑडिटर ऑफ ग्रेट ईस्टर्न होटल, एक 5 स्टार होटल का आप ऑडिट कर रहे हो, फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए आप ऑडिट कर रहे हो। तो क्वेश्चन आपसे पूछता है कि जब तुम उस होटल के अंदर इन्वेंट्री चेक करोगे, और इन्वेंट्री क्या है, होटल की फूड एंड बेवरेजेस, फूड मतलब खाना, बेवरेज मतलब जैसे कि ऐसे वाइन्स होती हैं होटल्स के अंदर, या कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह होती है वो बेवरेज के अंदर आ जाता है, तो उसकी इन्वेंट्री का तुम वेरिफिकेशन करोगी, तो कौन से स्पेशल पॉइंट है जिनको ऑडिटर को कंसिडर करना पड़ेगा। तो देखो इसने ऊपर तो 2-4 बातें इसने कहानी में लिखी हुई हैं, वो सब तो आप पढ़ लेना, इसमें से 1-2 लाइन आप याद रखना ऐसे ओपनिंग लाइन के लिए, उसके बाद अपने लिए 4 पॉइंट रेलिवेंट हो जाएंगे, क्योंकि ये आपकी ऑडिट प्रोसीजर है जो ऑडिटर परफॉर्म करेगा ओवर द इन्वेंट्री। और इन्वेंट्री अलग अलग टाइप की होती है होटल के केस में, यहाँ पे स्पेसिफिकली किस टाइप की इन्वेंट्री की बात कर रहे हैं वो, बेवरेज की और फूड आइटम्स की। तो उसने क्या बोला, देखो ओपनिंग लाइन में उसने क्या बोला है कि जो इन्वेंट्रीज होती है ना होटल के अंदर, उसमें सबसे बड़ा इशू क्या होता है, एक तो वो रेडिली पोर्टेबल है एंड वो सेलेबल है। पोर्टेबल का मतलब क्या हुआ, जैसे कि अभी मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी होटल के अंदर काम कर रही हूँ, मैं होटल का स्टाफ हूँ, तो मेरे को एक वाइन की बोतल दिखाई दी, तो मैं उसको उठा के लेके जाना इज वेरी इजी, इट्स वेरी कन्वीनियंट। सो इन्वेंट्री तो आपको कुछ भी हो सकता है, बट ये वाला इन्वेंट्री पोर्टेबल है और मार्केट में जाकर भी इसको बेच भी सकते हो, तो ये सेलेबल भी है। इट इज देयरफॉर ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप स्पेसिफिकली मूवमेंट्स के ऊपर प्रोसीजर परफॉर्म करो, ट्रांसफर जो भी हो रहा है इन्वेंट्री के ऊपर, वो उसके ऊपर आपको प्रोसीजर परफॉर्म करना है। ट्रांसफर मतलब क्या कि कितना आपने बाय किया, ये मूवमेंट में आ गया, कितना आपने कंज्यूम किया, कितना क्लोजिंग में बचा हुआ है, यू हैव टू परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर स्पेसिफिकली टू द मूवमेंट्स इन द इन्वेंट्री। तो अपने को कंट्रोल समझने पड़ते हैं इस एरिया के अंदर, एंड ऑडिटर जब इन कंट्रोल को समझेगा तो कौन से प्रोसीजर है जो उसको परफॉर्म करने पड़ेगी, ये तो आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप क्या कह रहे हो, इसको हम कहते हैं फिजिकल कंट्रोल, कि जिधर तुम्हारा ये स्टॉक पड़ा है आप देख लो उसके ऊपर तुम लॉक लगाते हो या नहीं। तो जहां तुम्हारा वाइन ये सब खाने का सामान वगैरह पड़ा है होटल का, वो इन्वेंट्री पड़ा है, वहां पे लॉक लगाते हो या नहीं, और वो लॉक जो तुमने लगाया उसका की किसके पास रहता है, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन के पास होना चाहिए। तो पहला कंट्रोल यही है। एरिया वेयर इन्वेंट्रीज आर केप्ट, जहां पे तुम्हारा ये इन्वेंट्री पड़ा है मस्ट बी केप्ट लॉक्ड, स्टोर में पड़ा है तो उसके ऊपर ताला लगा है, एंड की रिटेन्ड बाय द डिपार्टमेंटल मैनेजर, और इसका ताली किसके पास है, जो रिस्पेक्टिव पर्सोनल है, जो रिस्पॉन्सिबल पर्सोनल है, जो उस डिपार्टमेंट का हेड है उसके पास होना चाहिए। दूसरा, की कब देगा वो किसको, सिर्फ ट्रस्टेड लोगों को, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वेंट्री हैंडल करनी है। तो डिपार्टमेंटल मैनेजर शुड रिलीज द की ओनली टू द ट्रस्टेड पर्सोनल एंड अनऑथराइज्ड पर्सोनल, जिसके पास पावर नहीं वहां जाने की, दो शुड नॉट बी परमिटेड टू इन द एरिया ऑफ स्टोरेज एरिया। तो मतलब अगर मैं वहाँ पे हाउस कीपिंग का स्टाफ हूँ तो मेरा कोई काम नहीं है उधर, तो मैं वहाँ पे अलाउड नहीं होना चाहिए। तो ऐसे कंट्रोल होने चाहिए अगर आप इन्वेंट्री में फ्रॉड को रोकना चाहते हो, गलतियों को रोकना चाहते हो। तो तीसरा, होटल ना जब इन्वेंट्री का वेरिफिकेशन करता है तो वो स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल वैल्यूअर को भी बुला सकता है, जो इसी टाइप की इन्वेंट्री का काउंटिंग वगैरह करते हैं, टू काउंट एंड वैल्यू द इन्वेंट्री ऑन कॉन्टिन्यूस बेसिस। ऑल्सो ऑडिटर को भी क्या इंश्योर करना है कि आप भी प्रेजेंट हो फिजिकल काउंटिंग के दौरान। ऑडिटर शुड ऑल्सो इंश्योर दैट ऑल द इन्वेंट्रीज आर वैल्यूड एट ईयर एंड, तो 31 मार्च को उनका वैल्यूएशन हो रहा है, एंड ही शुड हिमसेल्फ बी प्रेजेंट एट ईयर एंड फिजिकल वेरिफिकेशन जितना हो सके, एटलीस्ट मटीरियल इन्वेंट्री को लेकर तो उसको प्रेजेंट होना चाहिए। सो 2 पॉइंट फिजिकल वेरिफिकेशन के हैं, 2 पॉइंट की के हैं, और ये ओपनिंग लाइन तुमने लिख देनी है, 1-2 पॉइंट यहां से उठा के। तो क्या ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है? यस, ये डायरेक्टली जब आप मॉड्यूल खोलते हो वहां पे देखने को नहीं मिलता है होटल्स की ऑडिट के केस में, बट मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे कंसेप्ट है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये कंसेप्ट उनमें से ही एक है। ओके, आप नीचे आ जाओ। अगला जो क्वेश्चन है ना बेटा, दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 10, और ये क्वेश्चन किसके ऊपर है, प्रोविजंस के ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है, सो क्वेश्चन पढ़ते हैं तब हम इसको डिस्कस करेंगे। आप ना वेरिफिकेशन कर रहे थे, एक ऑडिट कर रहे थे आप एक बैंक की जिसका नाम है HFC बैंक।
एंड क्योंकि आप इसका ऑडिट परफॉर्म कर रहे थे तो अपने को उसको एडवांस का वेरिफिकेशन करना है, और एडवांस का जब तुम चेकिंग करते हो, लोन का वेरिफिकेशन जब तुम करते हो, तो हमने इसको अंडरस्टैंड किया हुआ है, वी हैव टू ऑल्सो सी द कंप्लायंसेस विद प्रूडेंशियल नॉर्म्स ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कि क्या बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रूडेंशियल नॉर्म के साथ कंप्लाई करता है या नहीं करता है, राइट। उसमें से एक क्या भी था, प्रोविजनिंग की रिक्वायरमेंट। तो अपने को पता लगता है कि कोई तो एसेट है, मतलब बैंक ने कोई लोन दिया है जेटी मिल्स को, वो अभी डाउटफुल 2 की कैटेगरी में पड़ा हुआ है, तो एसेट एनपीए हो चुका है, डाउटफुल में है और डाउटफुल 2 की कैटेगरी में है। अच्छा, आउटस्टैंडिंग बैलेंस इसका कितना है, मतलब ये बैंक दिखा रहा है कि मुझे 150 लाख रुपए लेने हैं इस बोरोवर से, और इसकी सिक्योरिटी की वैल्यू कितनी पड़ी हुई, 100 लाख रुपए की, मतलब 150 लाख का लोन है और सिक्योर्ड पोर्शन कितना है, सिर्फ 100 लाख का। तो मैं ये कह सकती हूँ कि इसमें से लोन का अनसिक्योर्ड पोर्शन कितना है, 50 लाख रुपए का, और बैंक ने प्रोविजन कितनी बनाई, 75 लाख की। अपने को बताना है क्या ये प्रोविजन अप्रोप्रिएट है। सो अगर कोई भी लोन प्रूडेंशियल नॉर्म के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, अगर कोई भी लोन डाउटफुल 2 की कैटेगरी के अंदर जाता है, राइट, तो वहां पे प्रोविजन कितना बनता है, 2 हिस्सों में बनता है, कि अगर तो ये पोर्शन अनसिक्योर्ड पोर्शन है तो प्रोविजन 100% बनता है, और अगर सिक्योर्ड पोर्शन है तो प्रोविजन बनेगा 40%। तो मैं ये कह सकती हूँ 150 लाख में से 50 लाख अनसिक्योर्ड पोर्शन है तो 100% का प्रोविजन बनेगा 50 लाख, और इसमें से 100 लाख का बनेगा 40%, क्योंकि 100 लाख कितना है सिक्योर्ड, तो सिक्योर्ड में कितना बनेगा 40%, तो कुल मिलाकर 100 40 40, तो कितना प्रोविजन बनना चाहिए, 90 लाख। इन्होंने प्रोविजन कितना बनाया, 75 लाख, विच इज इनएक्यूरेट। तो यहाँ पे जो प्रोविजन बनना चाहिए बेटा, हाँ, जो प्रोविजन बनना चाहिए वो 90 लाख बनना चाहिए, और इन्होंने 75 लाख बनाया, विच इज इनएक्यूरेट। तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, सिंपल क्वेश्चन है। चलो लास्ट क्वेश्चन किसके ऊपर है, लास्ट क्वेश्चन है ये आपके एथिक्स के अंदर, हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल पढ़े थे। मैं यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ूंगी, फंडामेंटल प्रिंसिपल कौन सा है वो मैं डिस्कस करूंगी, उसका मतलब जाके तुम अपने जाके देखना चैप्टर नंबर 10 के अंदर, क्योंकि सी क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, आपने आइडेंटिफाई कर लिया फंडामेंटल प्रिंसिपल कौन सा, जैसे कि इंटीग्रिटी है, ऑब्जेक्टिविटी है, कॉन्फिडेंशियलिटी है, प्रोफेशनल बिहेवियर है, क्या डिस्कशन हो रहा है इसके अंदर। सिर्फ इतना नहीं लिखना अपने को, उसका मतलब भी लिखना पड़ेगा, जो हमने एथिक्स के अंदर पढ़ा कि इंटीग्रिटी को कैसे डिफाइन किया जा रहा है, राइट, प्रोफेशनल जजमेंट को कैसे डिफाइन किया जा रहा है। तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसके बाद वो फंडामेंटल प्रिंसिपल को आइडेंटिफाई करेंगे, आपको फिर वो जाके वो पढ़ना पड़ेगा अगर आपको याद नहीं है, और अगर याद है तो फिर अपने को याद ही आ जाएगा क्या लिखना है। अच्छा, क्वेश्चन क्या है, CAJ है, ऑडिटर है, वो एक फार्मा कंपनी का, XYZ फार्मा। अच्छा, कंपनी नहीं है कोई बात नहीं, एक पार्टनरशिप फर्म है, तो हमारा क्लाइंट कौन है, XYZ फार्मा। हिज फैमिली रिलेशनशिप क्रिएट अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, तो उसके फैमिली का कोई रिश्ता है इस क्लाइंट के साथ, दैट कुड अनड्यूली इन्फ्लुएंस हिज प्रोफेशनल जजमेंट, जिससे उसकी जजमेंट अफेक्ट हो सकती है, एंड इट विल बी डिफिकल्ट फॉर हिम टू प्रोवाइड एन अनबाइस्ड ओपिनियन, जिसकी वजह से अभी ऑडिटर के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कि वो एक अनबाइस्ड ओपिनियन दे। तो अपने को बताना है कि कौन सा फंडामेंटल प्रिंसिपल, पहले आइडेंटिफाई करो, यहाँ पे ब्रीच हो जाएगा। तो यहाँ पे किस फंडामेंटल प्रिंसिपल की बात हो रही होगी बेटा, ऑब्जेक्टिविटी की बात हो रही होगी, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट नहीं रह पाओगे। फिर अपने को ऑब्जेक्टिविटी को एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेनेशन तुम जाके अपने मॉड्यूल के अंदर देखोगे। तो ऑब्जेक्टिविटी की बात हो रही है, ये 2 पॉइंट हमने पढ़े ही थे कि ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या है। अच्छा, दूसरा एक और असाइनमेंट है जो आप परफॉर्म कर रहे हो, टैक्स ऑडिट कर रहे हो किसी कंपनी की, एंड दिस CA इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम टैक्स रिटर्न। तो आप रिटर्न भरते हो, उसका रिटर्न आप बनाते हो, और टैक्स ऑडिट आप कर रहे हो। बट उसने क्या किया, ही फेल्स, उसने ये काम नहीं किया टू चेक द लेटेस्ट प्रोविजन। भाई तुम उसका रिटर्न फाइल कर रहे हो, टैक्स ऑडिट कर रहे हो, और इनकम टैक्स के प्रोविजन में क्या चेंज आ रहे हैं, क्या अमेंडमेंट्स आ रहे हैं, वो तुमने नहीं चेक करा, which allows for a major deduction resulting in client overpaying the income tax। और तुम्हारी वजह से क्या हो गया, तुम्हारी वजह से क्लाइंट को ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कौन से फंडामेंटल प्रिंसिपल का नॉन कंप्लायंस हो रहा है आपके हिसाब से, मैम ये कॉम्पिटेंट नहीं रहा, इसने अपनी नॉलेज को अपडेट नहीं किया, इसने डिलीजेंटली काम नहीं किया। तो यहाँ पे जिस फंडामेंटल प्रिंसिपल की बात हो रही दैट इज प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, तो अपने को उसका मतलब एक्सप्लेन करना है फिर। अच्छा, तीसरा क्या है, CAJ is also making GST return for one of his client। तो ये क्या भी काम करते हैं, GST रिटर्न भी भरता है। The client instructs him intentionally, क्लाइंट कहता है उसको जानबूझकर, तो सेल की फिगर कम कर देना, मेरे को टैक्स कम पे करना पड़ेगा, टू रिड्यूस द टैक्स लाइबिलिटी, और इसने कर दिया। तो इसने किस फंडामेंटल प्रिंसिपल का ब्रीच किया, ऑनेस्टी का, ऑनेस्टी बोले तो इंटीग्रिटी का। सो यहाँ पे किस फंडामेंटल प्रिंसिपल की बात हो रही है,
इंटीग्रिटी की। तो फिर अपने को इंटीग्रिटी का मतलब यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, और ये कहाँ से आपको पता लग जाएगा, जब आपने चैप्टर नंबर 11 के अंदर एथिक्स वाला पोर्शन पढ़ा होगा। दिस वॉज इट कंप्लीट आरटीपी। अगर मैं इस आरटीपी का ओवरव्यू करूँ, जैसे मैंने बिगिनिंग के अंदर ही किया था, इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन है जहाँ पे अपने को फोकस करना पड़ेगा, और वो रिटन रिप्रेजेंटेशन वाला है। वो आप प्लीज़ अगर चाहो, और ये आपको करना ही चाहिए, क्योंकि रिसेंट इसके अंदर आया है ये क्वेश्चन, तो डेफिनेटली आ सकता है, और थोड़ा अनयूजुअल क्वेश्चन है तो एग्जाम में आ सकता है। इस अटेम्प्ट में नहीं तो अगले में तो आ ही सकता है। तो उसके पॉइंटर्स आप लिख के रखो, आपकी बुक के अंदर स्पेस होगा, वहां पे आप इसको लिख के रख सकते हो। कुछ अनयूजुअल क्वेश्चंस की आपने लिस्ट बनाई होगी या पीछे कहीं पे लिखे होंगे, आप इसको प्लीज इसको ऐड करके रखो वहां पे, ठीक है। सो दिस वॉज योर एंटायर डिस्कशन ऑफ आरटीपी। आई वुड लाइक टू बिलीव कि आपको ये डिस्कशन अच्छी लगी है। प्लीज डू लाइक आवर वीडियोज because it motivates us, me, our whole team to do and to provide better content, and subscribe to our channel. Thank you so much. Bye bye. Have a great day.